बच्चा, पॉल्यूशन पार्ट 2 करेंगे आज हम। प्रदूषण, पर्यावरण अधिनियम, सॉरी प्रदूषण हो चुका, पर्यावरण अधिनियम पार्ट 2। कौन कौन से एक्ट है? आज कुछ महत्वपूर्ण एक्ट पे बात करेंगे हम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पे हम बात करेंगे। ओके। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 पे हम बात करेंगे, है ना। राष्ट्रीय वन नीति पे बात करेंगे। ओके। समय बचा तो कोस्टल रेगुलेशन जो जोन है हम CRZ, इस पे हम बात करेंगे। तो शुरुआत करें। अभी कितना लेक्चर है बच्चा? 4-5 लेक्चर और लगेगा, है ना। इस वीक में खत्म हो जाएगा। इस वीक एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, आई होप ज्यादा से ज्यादा लगेगी तो मंडे की क्लास लगेगी। आई विल ट्राई की सैटरडे तक हम हाँ सर जी, आप बड़े भैया जैसे हो, धन्यवाद, है ना। फिर है ना, मैं मेरी बात माना करो, फिर बड़ा भाई बोल रहे हो ना, तो फिर मेरी बात माना करो, ठीक है। बड़े भाई की बात मानते हैं। तो एनवायरमेंटल लॉज की बात कर रहे हैं बच्चा हम, पर्यावरण कानून, ठीक है। तो कल 1972 वाला अधिनियम हमारा हो गया। नहीं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, उसमें कोई मतलब नहीं है। ओके। छुट्टी किस चीज की चाहिए भाई आपको? छुट्टी किस चीज की चाहिए? कहीं की छुट्टी चाहिए भाई? अरे मुझे बताओ तो सही, किस चीज की छुट्टी है? बता दो मुझे भी। एनवायरमेंटल एक्ट की 1986 का हमारा आएगा, आज हम पहला करेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसकी हम बात कर रहे हैं बच्चा, ठीक है। तो देखो, आप जानते हो स्टॉकहोम वाला दशहरा की? भाई देखो, मैं तो सब दिन पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, संडे थोड़ा चाहिए होता है, थोड़ा पर्सनल वर्क होते हैं, अदरवाइज कोई हेल्थ इश्यू होता है तभी मैं छुट्टी लेता हूँ बच्चा, वरना मुझे छुट्टियों की ऐसी कोई आदत नहीं है, ठीक है। चलो, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, आपको याद है स्टॉकहोम 1972? याद है, वहां पे बहुत सारी बातें बोल के आए थे, और हमने बोला था कि हमें ग्लोबल एनवायरनमेंट को बचाना होगा, एनवायरनमेंट एक ग्लोबल इशू बन चुका है, पूरी दुनिया के देशों को मिलकर काम करना होगा। फिर वर्ल्ड कमीशन भी आया था, है ना, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट ब्रुकलैंड कमीशन की जो मैंने बात बताई थी। तो लगातार इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ ही रहा था कि हमें पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो इससे पहले क्या थे हमारे पास? अलग से एक था जल प्रदूषण के लिए, हमारे पास उसको रोकने के लिए एक अलग एक्ट था 1974 का। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमारे पास एक 1981 का एक अलग से एक्ट था। और अलग अलग हमने बहुत सारे अलग अलग कानून बना रखे थे अलग अलग समस्याओं के लिए। इसी दौरान क्या हो गया? इसी दौरान क्या हो गया? 1984 में, 1984 भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी, आपको पता है? भोपाल गैस त्रासदी, हजारों लोगों की डेथ डेथ हो गई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड, 1984 का केस है ना वो। हाँ, याद है आपको या नहीं है? भोपाल गैस त्रासदी 1984, 3 दिसंबर, यूनियन कार्बाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड का लीकेज होता है, हजारों लोगों की डेथ हो जाती है। तब अपने को समझ में आ गया, और धीरे धीरे हमें ये समझ में आ गया था, अगर आपको पोल्यूशन का प्रॉब्लम या क्लाइमेट के प्रॉब्लम को या एनवायरमेंट के प्रॉब्लम को टैकल करना है तो होलिस्टिकली टारगेट करना होगा। ऐसे अलग से जल प्रदूषण अधिनियम, वायु प्रदूषण अधिनियम, फिर कुछ और होगा, ऐसे अधिनियम बनाने से काम नहीं चलेगा। तो इतना सब कुछ होने के बाद सरकार ने सोचा कि एक व्यापक कानून लेके आया जाए। एक व्यापक कानून आए जो सबको देखे, है ना, जो वायु प्रदूषण को देखे, जो जल प्रदूषण को देखे, जो मृदा प्रदूषण को देखे, जो ध्वनि प्रदूषण को देखे, और पर्यावरण की गुणवत्ता पे बात करे। पर्यावरणीय गुणवत्ता, इन सबको सिंगल एक कानून लेके आए जो सबको देखे। उसके अलावा क्या था? जैसे स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैकल कर रही है, अलग अलग देश की राज्य सरकारें, है ना, सब अपने हिसाब से काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना कुछ और ही चल रहा है। तो एक आवश्यकता ये हो गई थी कि सेंटर और स्टेट के बीच में आपस में समन्वय भी हो, इनके बीच में आपस में समन्वय हो, और हमारे पास एक व्यापक कानून हो जो पर्यावरणीय मुद्दों को सिंगल कानून टैकल करे। और ऊपर से स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो चल रहा था ह्यूमन एनवायरनमेंट, उसमें हमारी कुछ प्रतिबद्धताएं थी, और साथ के साथ ये भोपाल वाला कांड भी हो गया। तो ऐसे में बोला कि भैया एक सिंगल लॉ लेके आते, सिंगल लॉ, एक एकल कानून जो सारे पर्यावरणीय मुद्दों को देखेगा। वो एकल कानून है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। दैट्स व्हाई हम इसको अम्ब्रेला अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं। अम्ब्रेला एक्ट क्यों बोलते हैं? एक तो सिंगल है, यही सबको देख रहा है, एक ही छतरी, अम्ब्रेला समझ गया ना, छतरी के नीचे सब कुछ आ गया। अम्ब्रेला का मतलब क्या है? उसी के अंदर सब कुछ है अब। और दूसरा, ये वाली प्रतिबद्धताएं भी पूरी हो रही है, और सेंटर और स्टेट के बीच का कोऑर्डिनेशन भी बन रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता चल गया था कि जब पर्यावरण जैसे मुद्दे हैं तो हमें एक ऐसा कानून चाहिए जिसमें केंद्र सरकार के पास ज्यादा ताकत हो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लगती हो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कोई इंडस्ट्री है, उससे कोई पोल्यूशन हो रहा है, तो इमीडिएटली उसको शट डाउन करा सकती है। एक ताकतवर कानून की जरूरत थी जिसमें केंद्र सरकार के पास जबरदस्त ताकत आ जाए। तो बना दिया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। बताओ मुझे, बैकग्राउंड समझ में आया आप लोगों को? ये बैकग्राउंड समझ में आया? क्यों आया 1986, क्यों इसको अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं? और आज जितने भी पर्यावरण से संबंधित रूल्स रेगुलेशन जो भी आ रहे हैं वो सब इसी अधिनियम के अंतर्गत आ रहे हैं। समय समय पे हमें इसमें कुछ चीजें जोड़नी होती है तो हम संशोधन भी कर लेंगे इसमें। वेल डन, दैट्स ग्रेट, ये होती है बात। तो आज मैंने आपको जितना भी कंटेंट है सिंगल पीडीएफ में दे दिया बच्चा, है ना। 184 पीडीएफ है, 184, और तकरीबन तकरीबन हमने 10 से 15 एक्ट्स को और रूल्स एंड रेगुलेशंस को इसमें शामिल किया है। सब आगे बच्चा, आने वाले 3-4 दिन यही चलेगा, धीरे धीरे हम पूरी इस सारे जो जितने सारे एक्ट है, जितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, स्टेप बाय स्टेप सारे करते रहेंगे। आपको सारा एक साथ ही दे दिया मैंने, ठीक है। आगे बात समझ में बच्चा? सारा कंटेंट एक साथ है, आपको कहीं नहीं जाना,
है ना, कोई बुक नहीं देखनी आपको, कोई मैगजीन के चक्कर में, है ना, उसमें आधा अधूरा ज्ञान होगा। यहाँ पूरा सरकारी वेबसाइट पे जाके सारा ओरिजिनल कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट आपके लिए मैंने ही तैयार कर दिया है। आप लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी है। मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने आपको पीडीएफ दे दिया, बाकी जो आपको मन करे आप वैसा कर लेना, ठीक है। ये आपके है ना, थोड़ा डिसीजन मेकिंग तो आपके ऊपर भी छोड़ू मैं, आपको जो सही लगे कर लेना, मैं सारा समझाऊंगा आपको एक एक करके, ठीक है। आपकी मर्जी बच्चा, जो आपको सही लगे, जो आपको सही लगे। पढ़ाऊंगा ना बच्चा, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ाऊंगा, है ना, एक सेशन होगा उस पर, डोंट वरी, कराऊंगा उस पर। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आता है, भोपाल गैस त्रासदी एक ट्रिगर की तरह काम करती है, ऑल दो बैकग्राउंड तो पहले भी बन चुका था, ठीक। एक सेकंड रुकना। भाई अब मैं क्या करूँ, थोड़ा लड़ना तो पड़ेगा, है ना। आप सोचो चार, मैं आपको मेरे टाइम की एक बात बताता हूँ, सुन लो, है ना। मेरे समय की एक, मेरी तैयारी के समय का एक छोटा सी घटना बताता हूँ। हम साइंस एंड, हमारा जीएस का फाउंडेशन बैच थे जहाँ से हम कर रहे थे। तो उस जीएस फाउंडेशन बैच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास चली, 10-15 दिन के लिए हमारी क्लास चली और 20-25 पेज लिखाए, ठीक है, समझाते गए, लिखाते गए। अब उससे क्या हुआ, उनसे ना, मतलब वो साल वाला जो पेपर था, है ना, उस साल वाला जो पेपर था, उस साल वाले तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, है ना। हम उतने पढ़े लिखे नहीं थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं क्या, हम वो भी देख पाए या नहीं। और पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ऐसा कोई अच्छा कंपाइलेशन मिलता भी नहीं था। तो वो 2012 के आसपास की बात है, 2012 का जो पेपर था उसके तो सारे क्वेश्चन हमें नोट्स में मिल रहे थे, लेकिन 2012 से पहले के जितने पेपर थे ना तो वो टैकल हो रहे थे, और ना 2012 के बाद के जो 2-3 साल पेपर आए ना वो टैकल हुए। कुछ बेसिक 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 चीजें ही समझ में आ रही थी। तो ये बात समझ में आ गई कि वो 20-25 पेज, 40 पेज से, उस कंटेंट से, है ना, किसी एक सब्जेक्ट में ये एग्जाम नहीं टैकल होगा, है ना। आपको बड़ा कंटेंट चाहिए होता है। फिर दिमाग में आया, समझ लो अभी, अब एक तो बोलते हो बड़ा भाई, टीचर के साथ साथ बड़ा भाई भी बोलते हो, फिर समझो, है ना, इस पूरी जर्नी को समझने की कोशिश करो, है ना। कोई आपके सामने खड़ा है, आपसे कई गुना ज़्यादा, कई साल ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, पढ़ने का भी, पढ़ाने का भी, और फिर बच्चों को सेलेक्ट कराने का भी। कहानी समझो। फिर क्या दोहराया, फिर दोहराया यार चलो अब कोई किताब ढूंढते हैं अच्छी, ठीक है, अच्छी किताब ढूंढते हैं। तो किताब ले ली, एक किताब ली, किताबों से समझ में नहीं आया, कुछ समझ में आता है कुछ नहीं आता। फिर दूसरी किताब ली, उससे भी कोई समझ में नहीं आया। फिर 2-3 किताब लेने के बाद समझ में आ गया, समझ गए। तो कंटेंट ज़्यादा है इसमें, कोई मैंने फिल्मी कहानियां तो लिख नहीं रखी। अगर अच्छी लड़ाई लड़नी है और अच्छी तैयारी करनी है तो कंटेंट के दम पे ही होगी बच्चों। मुझे नहीं पता आप लोगों की मानसिकता क्या है। स्कूल में, कॉलेज में वो 10-20 पेज के वो क्वेश्चन पढ़ के अगर पास होके आपने ये सोचा होगा यूपीएससी भी वैसे हो जाएगा, तो नहीं होगा। वो एटीट्यूड छोड़ दो। कॉलेज टाइम में आती है ना, की आती है, गुट के आते हैं, गाइड आते हैं, एग्जाम से पहले 25 क्वेश्चन पढ़ लिया और जाके फर्स्ट क्लास डिवीजन से ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। इधर ऐसा नहीं होगा, इधर पढ़ना पड़ेगा। और ये बात जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना ही अच्छा है। आगे के बात समझ में, बोलो। अब ये रोना मत रोया करो रोजना, कंटेंट ज्यादा हो जाता है, कंटेंट ज्यादा हो जाता है। ये रोना रोना बंद करो भाई। अब पढ़ रहे हो तो ये इतना आसान एग्जाम नहीं है। एक तरफ तो कहते हैं हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े टफ एग्जाम की तैयारी करते हैं, और दूसरी तरफ फिर रोते हो। ये कौन सा दोहरा मानदंड है, दोहरी मानसिकता के साथ पढ़ रहे हो आप। एक तरफ कहते हो इस चीज का दम भरते हो है, दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, टॉप 3 टॉप 5 में आता है, चाइना वाले के बाद हमारा ही नंबर आता है, इतना टफ एग्जाम, और फिर दूसरी तरफ आसान चीजों की उम्मीद करते हो और पढ़ना भी नहीं चाहते, कंटेंट से डरते हो। तो क्यों, मतलब क्या चल रहा है दिमाग में। बोलने के लिए तो टफ बोल दे, है ना, और मिलने के लिए आसान मिल जाए, यार ये कैसी बात है, किसको धोखा दे रहे हो, मतलब चाह क्या रहे हो खुद से, बोलो क्या चाहते हो खुद से। अपने आप ही अपनी एक अजीब सी ख्वाबी दुनिया बना रखी है, पढ़ना चाहते नहीं हो, लिखवा देते हो तो चीची चीची रोना रोना शुरू कर देते हो। क्या है, मतलब सोच क्या है आपकी, मुझे बता दो। क्या मतलब आप जो लोग होते हो, मैं आपकी अप्रोच जानना चाहता हूँ, मतलब आप कैसे देखना चाह रहे हो यूपीएससी के एग्जाम को, आप बताओ मुझे। क्या चाहते हो, मतलब यूपीएससी कैसे क्रैक हो जाए, मतलब आपके दिमाग में फॉर्मूला क्या है यूपीएससी को पास करने का। बताओ बच्चा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या फॉर्मूला बना रखा है दिमाग में कि हम कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। भाई आपका अपना फॉर्मूला बता दो, मुझे आपके फॉर्मूले का तो पता चले, बताओ चलो। अजीब सी बात है, क्लास शुरू नहीं हुई सर, कंटेंट ज्यादा है, तो मैं क्या करूँ, ना पढ़ाऊँ। फिर क्वेश्चन नहीं टैकल होगे तो बोलोगे सर पता नहीं। अजीब सी दुनिया बना रखी है खुद की। क्लास शुरू होती नहीं, आते ही रोना शुरू कर देते, सर कंटेंट ज्यादा है, कंटेंट ज्यादा है। तो बिना पढ़े इस एग्जाम में कोई पास नहीं होता भाई। हाँ, ऐसा नोट्स मिले, ज्यादातर क्वेश्चन उसी से आए, नहीं आते, इसका मतलब आपने कभी पीवाई को देखे नहीं है, और आपने कभी मुख्य परीक्षा के प्रश्न नहीं देखे। ऐसा कोई नोट्स नहीं है जिसमें से 100% आप बोलो कि क्लास में था और सेम आ गया। एनालिटिकल अप्रोच डेवलप होगी आपको, आपको पढ़ने की आदत क्लास से ही पड़ती है। हाँ, बोलो। ठीक है, अब मत बोलना कोई सभी, ठीक है, पढ़ लो आराम से। पढ़ना शुरू किया नहीं उससे पहले रोना शुरू कर दिया। तो भोपाल गैस त्रासदी वाली घटना होती है बच्चा 1984, और इमीडिएटली डिसीजन लिया जाता है कि यार एक पार्लियामेंट में एक बिल लेके आते हैं और एक हॉलिस्टिक लॉ एक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पहले के जितने भी कानून थे सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट अपने जिस अप्रोच से लड़ रही थी उसकी तुलना में काफी ज्यादा हॉलिस्टिक था। और दूसरा, याद है कल मैंने आपको बताया था आर्टिकल 48 ए और 51 ए जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो प्रोविजन किया गया था, राज्य के नीति निदेशक तत्व कि राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा, ऐसे कानून और ऐसे प्रयास करेगा, राज्य से मतलब सरकार, कि देश में हम प्राकृतिक पर्यावरण की, वन की, इन सबकी रक्षा हो। दूसरा, फिर हमारा मौलिक कर्तव्य भी बताया गया था कि ये हमारा मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी, उन दोनों की जो प्रोविजन किए गए थे उनको भी ध्यान में रखते हुए बनाया गया 1986 का ये अधिनियम, ठीक है। चलो,
तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की उत्पत्ति भारतीय संविधान के दो प्रावधान है, 48A और 51AG, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। उसके लिए पहले बहुत सारे एक्ट थे, मैंने आपको पहले ही बताया कि अम्ब्रेला कानून का दर्जा दिया गया पहले से ऑलरेडी। जो हमारे दो मेजर कानून थे जल प्रदूषण को देखने के लिए, 1974 का जल प्रदूषण अधिनियम, 1981 का वायु अधिनियम, एयर एक्ट था, वायु पोल्यूशन अधिनियम था जो। अब बोले, और उसके बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन भी नहीं था, तो लगा यार एक सही सा एक बढ़िया कानून बनाते हैं जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की गतिविधियों में समन्वय भी हो जाए, आपस में मिलकर काम कर ले और हमें अलग अलग कानूनों की रिक्वायरमेंट ना पड़े, सिंगल कानून से काम चल जाए। दैट्स व्हाई हम इसको अम्ब्रेला कानून बोलते हैं। ठीक है, चलो। तो ये अम्ब्रेला एक्ट कहा गया क्योंकि बहुत सारे अधिनियम को शामिल किया और सेंट्रल स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन को ये लेके आने का काम किया। अब मैंने आपको क्या बोला था, केंद्र सरकार को ज्यादा ताकतवर बनाया गया इसमें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ में आ गया अगर इस तरह की प्रॉब्लम को लड़ना है तो हमारे पास ज्यादा पावर होनी चाहिए। बाद में इस अधिनियम की आलोचना भी इस आधार पर होगी कि इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दे दी गई है ना, एक तरफा ज्यादा शक्तियां है, इतनी पावरफुल शक्तियां कि केंद्र सरकार चाहे तो किसी इंडस्ट्री को अगर आज बंद करना चाहे तो करा सकती है, और वो इस इंडस्ट्री को है ना किसी कोर्ट में जाने का भी राइट नहीं देती। मतलब इतना ताकतवर कानून है, और ये इतना ताकतवर कानून है कि जहां पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आ जाएगा, सपोज करो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, देखो बच्चा 1986 वाला अधिनियम है, और ये 5 और अधिनियम आ गए इसके अगेंस्ट, तो इसको ये ताकत दी गई कि ये अकेला अगर इसके सामने 5 अलग अलग और अधिनियम आ जाए जो इसका विरोध कर रहे हो तो ये पांचों गायब हो जाएंगे, ये ही जिंदा रहेगा। इतना ताकतवर बनाया कि इस अधिनियम के प्रावधान बाकी अगर किन्हीं नियम अधिनियम कानूनों के विरोध में जाते हैं तो इनको हटना होगा, ये सुपरमेसी के साथ, और यही विजयी होगा। ये बात आ रही है समझ में? पुरानी फिल्मों में नहीं देखते थे, रामायण महाभारत में इधर से तीर चलता था, इधर से भी तीर चलता था, और दो तीर आमने सामने आ जाते थे, है ना, रामायण महाभारत में, और थोड़ी देर रहते थे, एक तीर गायब हो जाता था, फिर बोलते हाँ ये वाला जीत गया भाई, देखे होंगे ना। तो ये सेम, ये ऐसा ही है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इतना ताकतवर है। तो ये कहता है कि केंद्र सरकार को है ना प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने के लिए सभी उचित उपाय करने, पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा करने, पर्यावरण में सुधार करने, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और उसे कम करने के लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए वैसा करने का अधिकार देता है। और जितने भी खतरनाक पदार्थ है ना, हैजार्डस वेस्ट को संभालने के लिए प्रॉपर एक प्रक्रिया भी निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये अब इस अधिनियम के अंतर्गत आम आदमी को भी ताकत दी गई है। ताकत इस सेंस में दी गई है, अगर आप कोई आम आदमी और आपको लगता है कि कोई पर्यावरणीय ऐसी गतिविधि हुई है तो आप चाहे तो कोर्ट में जाके उसका क्या कर सकते हो बच्चा, अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, आम आदमी को भी अधिकार मिला है। लेकिन जब ऐसा अपराध हुआ है उसके 60 दिनों के अंदर जाना होगा। समझ गए? कहीं ऐसी एक्टिविटी हो गई कि किसी पर्यावरण के किसी घटक को काफी गंभीर नुकसान हुआ है किसी एक्टिविटी से, तो आम आदमी चाहे तो सीधा कोर्ट जा सकता है और बोल सकता है कि यहां पर्यावरण के साथ सही नहीं हुआ है, पर्यावरणीय पक्षों की अनदेखी की गई है। तो बशर्ते उसने अपराध के 60 दिनों का नोटिस दिया हो केंद्र सरकार और अन्य किसी अधिकारी के सामने, उसने उसकी शिकायत करने का भी इरादा हो। आम आदमी को तो यूपीएससी अगर पूछता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत आम आदमी भी कोर्ट तक पहुंच सकता है, तो यस उसको राइट दिया है। लेकिन आम आदमी इतना जागरूक है कहां, आप ये भी समझते हो। चलो, केंद्र सरकार को देखो क्या कहता है, केंद्र सरकार को किसी भी उद्योग के संचालन को, कोई इंडस्ट्री चल रही है उसके ऑपरेशन को, उसकी प्रक्रियाओं को निषेध करने, बंद करने, रेगुलेट करने के निर्देश भी जारी किए। और ऐसा करते समय केंद्र सरकार को कोर्ट के किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना फिल्मों में देखा होगा, कोर्ट का मेरे पास ऑर्डर है, वो कहते हैं न्यायालय का आदेश प्राप्त किए बिना वो सीधा उस इंडस्ट्री की सारी सर्विसेज बंद कर सकता है, अगर उसको बिजली की सप्लाई हो रही है, पानी की सप्लाई हो रही है, ये सब करने का राइट है सेंट्रल गवर्नमेंट को। कितना ताकतवर कानून है। आप ये नहीं बोल सकते कि भारत के पास कानून नहीं है, व्यवस्थाएं सारी है बच्चा। मैं लगातार आपको कह रहा हूं, समस्या क्रियान्वयन की है और समस्या है पॉलिटिकल विल पावर की। बात आ गई सारी समझ में? कानून तो बनाए जा रहे हैं, बढ़िया है, शानदार है, जबरदस्त है, पूरी दुनिया से सीख सीख के आ रहे हो, कानून बना रहे हो, बेहतरीन बनाया आपने। अब उसका इंप्लीमेंटेशन आप किस उद्देश्य से और किस इरादे से और किस मजबूती से करते हो, इससे तय होगा कि बदलाव आएगा या नहीं आएगा। बोलो, आगे बात समझ में? अपराध के लिए दंड, अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, क्या कोई अपराध और दंड की व्यवस्था दी गई है? आराम से बोलिए, इसे क्या मतलब है? क्या हुआ बच्चों? आराम से बोलिए, क्या मतलब है? आराम से बोलिए, इसे क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आया, बताओ भाई मुझे। चलो आगे चलते बच्चा, है ना, क्या इसमें कोई दंड का प्रावधान है? दंड का प्रावधान बच्चा किया गया है। भाई सपोज करो कि इंडस्ट्री है 1986 के अधिनियम का उल्लंघन कर रही है, उसके प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है, तो क्या होगा? एक न्यूनतम जुर्माना, ओके, और साथ के साथ कारावास। कई बार सुना होगा ना आपने, एक 5,000 रुपए का जुर्माना, 3 महीने की जेल, दोनों प्रावधान हो सकते हैं। इंटेंशन को देखते हुए कोर्ट ग्राउंड को चेक करेगा, है ना। तो इसमें क्या किया, आपको पेनल्टी भी लगेगी, एट द सेम टाइम आपको कारावास भी हो सकता है, और 5 साल तक का भी आपको सजा दी जा सकती है, और जुर्माना 1,00,000 रुपए तक का हो सकता है। लेकिन कोई इतना धूर्त है वो फिर भी नहीं मान रहा, और बार बार सरकार और इसके अधिनियम के प्रावधानों, मतलब सरकारी आदेशों और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, तो ये कारावास की सजा बढ़ाई भी जा सकती है, ये 7 साल तक जा सकती है। ओके, तो 7 साल तक की सजा हो सकती है, 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना है, और पर डे 5,000 रुपए का फाइन भी लग सकता है। यदि दोष सिद्ध होने के बाद भी बार बार कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, तब क्या कहते हैं, तो अधिनियम फर्दर आगे सजा का प्रावधान करता है कि 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, और फिर भी अगर 1 साल के बाद मान ही नहीं रहा, तब उसको 7 साल तक का क्या दिया जा सकता है, 7 साल तक की सजा दी जा सकती है। और इस अधिनियम के तहत यह भी प्रावधान किया गया है, अगर कोई सरकारी अधिकारी इस अधिनियम के प्रावधान का पालन करते हुए कोई भी कार्य करता है, तो अपने पद पर रहते हुए जो भी उसने कार्य को अंजाम दिया उसके लिए, है ना, उसको क्या नहीं किया जाएगा बच्चा, उसको उन्मुक्ति प्रदान की गई है।
जैसे आपको पता है राष्ट्रपति जब अपने पद पर रहते हुए कार्य करता है, उस कार्यों के जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता ना, ऐसा कोई प्रोविजन है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। सेम ऐसा भी है, जो अधिकारी जिस पद पर बैठते हुए और जिसको उस पद पर बिठाया गया सरकार के द्वारा, और वो इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों का संपादन कर रहा है, तो उसके द्वारा जो भी कार्य किए गए पद पर रहते हुए इस अधिनियम के अंतर्गत, तो उसको उसने उसके कार्यों के लिए उन्मुक्ति दी गई है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? बताओ यहां किसी को कोई समस्या हो? बोलो, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या? एक बार बार शब्द आएगा बच्चा, जब आप करंट अफेयर में भी पढ़ोगे, करंट अफेयर में भी आएगा एक शब्द, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, सक्षम प्राधिकारी। क्या होता है सक्षम प्राधिकारी? सक्षम प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी का मतलब कानून के तहत या व्यवस्था के तहत जिसको वो काम करने का जो शक्तियां प्रदान की गई है, जिम्मेदारियां प्रदान की गई है, उसको हम बोलते हैं सक्षम प्राधिकारी। आपके घर के एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। कहीं घर में होता है ना, मम्मी पापा होते हैं, दादा दादी होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक ही आदमी की चलती है। सपोज करो आपके परिवार में आपकी पिताजी की चल रही है ना, और आपने कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाना है या किसी पार्टी में जाना है, दोस्त की पार्टी है रात को 10 बजे की। मम्मी तो तैयार है, हाँ बेटा चले जाना, बस तेरे पापा से पूछ लेना। दादी भी बोलती है ठीक है, तेरे बापू से पूछ ले भाई, है ना, हम तो बोल देंगे, उसका अगर मन होगा तो भेजेगा नहीं। हाँ है ना, घर में सब तैयार बैठे, पापा जी शाम को आए, 5-6 बजे गर्मा गर्म चाय पिलाई, हाथ पैर दबाए, थोड़ा सा है, ठीक है, तब कुछ ना कुछ इनकी विशेष सिफारिश। कहीं नहीं जाना, आराम से बैठ के पढ़ो, पिछली बार नंबर कम आए थे तुम्हारे। हु इज द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी? जो फाइनल उस काम को कर रहा है, जिसको शक्ति मिली हुई है। तो ऐसे ही, हाँ, उन्मुक्ति का मतलब रिलीफ है, मतलब है ना, उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। तो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी ऐसी ही होती है बच्चा, जिसको सरकार ने नियम कानून व्यवस्था के तहत ये शक्तियां या वो एक्शन लेने के लिए नियुक्त किया है। ठीक है, बच्चों की क्यों नहीं चलती? क्योंकि पिताजी की भी नहीं चली थी जब उनके पिताजी थे, और उनके पिताजी जब उनके पिताजी थे नहीं चली, तो चलती नहीं है ना, ये फैमिली का ऑर्डर है, ऐसे ही चलता है। तो परंपराओं का पालन किया जा रहा है, इसलिए नहीं चलती। ठीक है, और दूसरा आपकी हरकतें ऐसी है, पढ़े लिखे तो मान मिले और अच्छा कमाओ, तो फिर थोड़ा थोड़ा चलने लगेगी। तो जब तक आप किसी दूसरे पर निर्भर होते हो, है ना, जब निर्भर होते हो तो निर्भरता का ये नियम होता है, जब आप सामने वाले पर निर्भर होते हो तो आपको उसकी शर्तों के अनुसार काम करना होता है। फिर कुछ भी बोलते हो तो पिताजी बोलते हैं जिस दिन कमा के लाएगा उस दिन बात करना, वो फिर किसी दिन गुस्से में ही सही, वो सच्चाई अंदर से निकल जाती है, क्योंकि जो कोर है, कोर तो वही है ना, अपने पैरों पे खड़ा हो अपने हिसाब से जी भाई। जब तक बाप के पैसे है ना, पॉकेट मनी मैं दूं, गुलछर्रे तू उड़ाए। और फिर ये भी होता है हमारे बाप ने हमें नहीं उड़ाने दिया तो हम तुम्हें क्यों उड़ाने दें। ओके, तो ये है कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। जब भी आएगा समझ जाना, इस एग्जांपल से आप समझ जाना, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अच्छा, करंट अफेयर से याद आया, मैंने आपको करंट अफेयर को लेकर कुछ बोला था, करंट अफेयर में दिखा देता हूं आपको। जैसे जून, हाँ, करंट अफेयर से मैंने बोला था ना आपको 2-3 महीने का, जून जुलाई अगस्त तक का तो मैं दे दूंगा आपको करंट अफेयर। तो अभी ये आपके सामने मैंने जून वाला करंट अफेयर तैयार करा लिया, आज वाली क्लास के साथ ही मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज वाला जो पूरा पीडीएफ है एक्ट का, उसके साथ साथ ये 44 पेज की पीडीएफ है, जिसमें जून 2025 का सारा करंट अफेयर है। जैसे कोई ग्लेशियर था, परेटो मेरेनो, ये चर्चा में रहा। ठीक है, उसके साथ साथ हाँ दिखा देता हूँ, अचानक से याद आ गया। अमोलॉक्स शिलोंग क्या है, क्यों चर्चा में है, ये इसके बारे में बात कर ली हमने। पीएम 2.5 अभी हमने पढ़ा था, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 1.0। तो पीएम 2.5 पे इसकी टॉक्सिटी, ये कितना विषैला होता है, कुछ स्टडीज हुई है, उस पे आया है ये, है ना। ऐसे ऐसे हमने कुछ खबरें, टाइगर सफारी शुरू हुई है, असम के अंदर फ्लड आया। तो ज्योग्राफी एनवायरमेंट, क्योंकि मैं दोनों ही पढ़ाता हूं बच्चों, इसलिए ज्योग्राफी और एनवायरमेंट का पूरा यहाँ पे मैंने आपको जून का एक कंपाइलेशन रहेगा, आज की क्लास के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का क्या पॉलिसी है, आ सकता है, समझ गए? तो ये सारा आपको मिल जाएगा, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक, आज की क्लास के साथ ही खींचन और मीनार वेटलैंड्स चर्चा में थे हाल ही में, है ना, खींचन वेटलैंड के बारे में ये पूरा आपको दिखा दिया। ओके, वेस्ट मैनेजमेंट को लेके एक ऐप है, उसके बारे में, अपशिष्ट प्रबंधन को लेके ये आ गया समाचारों में। एक नमस्ते योजना आई आपकी, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट को लेके नमस्ते योजना है। क्या ये योजना है, नमस्ते का फुल फॉर्म क्या है, सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक, नमस्ते योजना हो गई। एनवी स्टैट आए है, एनवायरमेंट से संबंधित ये कुछ तथ्य आए हैं, ये सब आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये हाँ, जून का, जुलाई का, अगस्त का 3 महीने का कंपाइलेशन दे दूंगा। उसके बाद वापस से जब मेरी करंट अफेयर के सेशंस होंगे तो अगस्त के बाद का फिर मैं उससे कवर करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, हाँ, ये पीडीएफ मिल जाएगा, इसको आप अपने फोन में रख लेना, पढ़ लेना, जो भी आपको करना है कर लेना। अब जिसको ज्यादा लग रहा है मत पढ़ना, ठीक है, जिसको ज्यादा लग रहा है वो मत पढ़ना। फिर उसके तहत नेक्स्ट आया बच्चा, फिर क्या कहता है ये, आपके कोर्ट्स को भी, जब ये मैंने बोला ना, केंद्र सरकार या अन्य कोई प्राधिकरण द्वारा अगर कोई कार्यवाही, निर्देश या आदेश के संबंध में कोई भी अगर कार्यवाही की जाती है, उनके द्वारा कुछ भी किया जाता है, तो सिविल कोर्ट्स को किसी भी प्रकार के अधिकार क्षेत्र से वंचित करता है। मतलब कोर्ट्स भी उसमें मतलब दखलबाजी, दखल अंदाजी नहीं नहीं कर सकती। अब इस एक्ट के तहत जो भी प्रावधान है, अधिनियम के प्रावधान है ना, इनकी सर्वोच्चता होगी। जो मैंने आपको बताया था, 2 तीर चल रहे हैं, ये वाला जिंदा रहेगा। दूसरे शब्दों में, इस अधिनियम के प्रावधान, इस अधिनियम के तहत बनाए गए कोई भी नियम या आदेश, अगर कोई सामने दूसरा अधिनियम आ जाता है, तब ये वाला अधिनियम प्रभावी होगा और इस वाले अधिनियम का वर्चस्व भी होगा। ठीक है, चलिए, जैसे यही मैंने, फिर ये मैं तीर बनाता हूं, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है बच्चा, ये 1986 है, सामने जो भी आएगा उसको समाप्त होना पड़ेगा, ये ही अल्टीमेट विन करेगा, इस अधिनियम के प्रावधान विनर होंगे। पर्यावरणीय मुद्दा बड़ा मुद्दा है, कुल मिला के बात ये है। ऑफलाइन ऑप्शनल नहीं पढ़ाता बच्चा, ऑनलाइन ही चलता है, ऑफलाइन तो कैसे पॉसिबल होगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाने वाला मैं अकेला, ठीक है,
और देश के अंदर पीडब्ल्यू का लखनऊ भी सेंटर है, प्रयागराज सेंटर, पटना सेंटर, इंदौर सेंटर, जयपुर सेंटर, कितने सारे सेंटर खुल गए। तो मेरे लिए कैसे पॉसिबल होगा? तो ऑप्शनल इसलिए ऑफलाइन नहीं पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये ईपीए का प्रोविजन हो गया। फिर अधिनियम का कुछ कमियां हैं। अधिनियम की कमियों में सबसे बड़ी बात क्या है बच्चा? सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत पावरफुल बना दिया गया है ना। केंद्र सरकार के ऊपर कई बार आरोप लगाया जाता है इस अधिनियम के तहत मनमानी पूर्ण व्यवहार करती है। ठीक है, दूसरा क्या है? सार्वजनिक भागीदारी नहीं है। सार्वजनिक भागीदारी का मतलब आपने सिर्फ इतना राइट दिया कि आदमी कोर्ट जा सकता है, उसके अलावा आपने क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है? आम आदमी को जागरूकता के लिए, शिक्षा के लिए क्या प्रोविजन किए गए, पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं उस पर आम लोगों को कैसे शामिल किया जाए, कैसे जागरूक किया जाए, वो सारे प्रोविजन इसके अंदर नहीं है। तो जब तक सार्वजनिक भागीदारी नहीं है, सामुदायिक भागीदारी नहीं है, तब तक कैसे काम चलेगा बताओ? ओके, बोलो। तो सार्वजनिक भागीदारी के बारे में कुछ भी नहीं कहता। मनमानी को रोकने, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, सहानुभूति बढ़ाने के लिए, जबकि हमें नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के विषय में जागरूकता देना जरूरी है। आप एक चीज बताओ, आप इतना सारा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ रहे हो बच्चा, आप एक चीज बताओ, ये इतना आपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा, इतना पढ़ने के बाद आपको लगा होगा यार वास्तव में, आपको फील हुआ होगा ना, यस पर्यावरणीय समस्या वास्तव में बड़ी समस्या है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी, लैंड डिग्रेडेशन, इतना सारा पोल्यूशन, जबरदस्त मुद्दे हैं, ये तो पता होना चाहिए था। लेकिन आपको क्या हुआ? आपको यूपीएससी की तैयारी में या स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी में ही पता चल रहा है इन चीजों के बारे में, जबकि ये सारे विषय ऐसे थे आपको स्कूल के लेवल पे, आपको यूनिवर्सिटीज के लेवल पे, और ये तो बड़े आम मुद्दों के रूप में हमें क्या होना चाहिए था, पता होने जरूरी थे। तो नागरिकों को इन मुद्दों के प्रति जागरूक करने के आपने क्या प्रोविजन किए? हाँ, ज्योग्राफी का लेक्चर डल जाएगा बच्चा, 360 में जैसे कंप्लीट होगा, नवंबर में कंप्लीट होगा, डल जाएगा उसके बाद। अब इसने कहा प्रदूषकों का अपूर्ण कवरेज है, जितने पोल्यूटेंट है सबको इसने शामिल नहीं किया। जल प्रदूषण की बात की, वायु प्रदूषण की बात की, लेकिन अभी पोल्यूशन की नई नई कैटेगरी आ रही है, जैसे रेडिएशन वाला पोल्यूशन हो गया विकिरण से, और उसके बाद है अधिक बोझ वाले परिवहन जो प्रणाली है ना, विकिरण तरंग रेडिएशन से जो जिस तरह के पोल्यूशन हो रहे हैं, कह रहे उस तरह के उसको ये टैकल नहीं कर रहा। तो वो तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, एक अमेंडमेंट लाके इनको शामिल किया जा सकता है। ये कोई कहते नहीं वो कमी में कमी निकालने के लिए बोला जा रहा है, लिखने वाले कुछ भी लिख देते हैं, सरकार एक अमेंडमेंट लेके आएगी, 4 और चीजों को शामिल करना होगा, हो जाएगा। ये बड़ा मुद्दा नहीं था, ये बड़ा मुद्दा है ये वाला। जन भागीदारी का आपको इसमें अच्छे से प्रोविजन करना चाहिए। ओके, फिर आया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 राष्ट्रीय। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आई? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अम्ब्रेला एक्ट है बच्चा, उसका बैकग्राउंड अपन ने समझ लिया कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, उसके बाद हमारे पुराने बहुत सारे अधिनियम व्यापक नहीं थे, हम स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम सिंगल एक्ट लेके आए। सर प्रावधान अधिनियम और कानून में है भाई, पॉलिटी वाले बताएंगे बच्चों, ये है ना, पॉलिटी और गवर्नेंस जो पढ़ाते हैं आपको वो पढ़ाएंगे। बात सिर्फ इतनी नहीं है, अभी तो रूल्स की बात करेंगे, अभी हम रेगुलेशंस की बात करेंगे, रूल्स में क्या, रेगुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। ओके, नेक्स्ट। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, देश के अंदर देखो अपने को ये समझ में आ गया कि पर्यावरणीय समस्याओं से लड़ने के लिए फॉरेस्ट आपके लिए जरूरी है? इतने दिनों से हम पढ़ते जा रहे हैं फॉरेस्ट के कितने सारे यूज थे। फॉरेस्ट क्या करते थे? वन वहां के कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करने में काम करते हैं, एयर को क्लीन करने में काम करते हैं, सॉइल को इरोजन से बचाते हैं, माइक्रो क्लाइमेट का सृजन करते हैं, वन वर्षा में सहायक होते हैं, वन वायु अपर्दन को रोकते हैं, वन बाढ़ की तीव्रता को रोकते हैं, इतना सारा काम करते हैं। अब बात करते हैं कि देश में कितना वन क्षेत्र मिनिमम अपने को रिक्वायर्ड होना चाहिए ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे, आर्थिक क्रियाओं और पर्यावरण के बीच में एक संतुलन बना रहे। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 आती है, जिसमें बताया गया कि याद है आपको कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल भी था आपका यूएन के अंदर 1992 के अंदर। ओके, उसमें भी तो बोला था ना फॉरेस्ट को लेके आपके प्रोविजंस होने चाहिए। तो इंडिया में तो वैसे ही पहले से है फॉरेस्ट एरिया को लेके। तो आप राजस्थान का आप जानते हो अमृता देवी बिश्नोई का जो खेजड़ी के वृक्ष को काटने से बचाने के लिए प्राण दे दिया था, वो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी। फिर चिपको आंदोलन आया था, फिर एपिको आंदोलन आया था, तो हम फॉरेस्ट वाले उस पर पहले से ही काफी एक्टिव थे। ओके, तो फॉरेस्ट को लेके क्या पॉलिसी आई हमारी 1988, और अभी भी यही कंटिन्यू चल रही है बच्चा, है ना। इस पॉलिसी के कुछ प्रोविजंस है। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है इस पॉलिसी के? पर्यावरण को स्टेबल बनाए रखना, पारिस्थितिकीय संतुलन के रखरखाव को सुनिश्चित करना, है ना, वायुमंडल के अंदर भी एक संतुलन बना रहे गैसों का, और जीवन के सभी रूप है, चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे पौधो, है ना, सबके लिए वो उपयुक्त रूप से बना रहे। ये सारे प्रोविजन है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। अब ये बोलेगा पहाड़ी क्षेत्र में कितना वन होने चाहिए, मैदानी क्षेत्र में कितना होना चाहिए, वो सारे प्रोविजन इसी के अंदर है बच्चा। आपने सुना होगा ना, पहाड़ी क्षेत्र के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के टू थर्ड हिस्से पे आपके वन होना चाहिए, देश के ओवरऑल 1/3 हिस्से पे आपका वन होना चाहिए। तो वो सारे प्रोविजन ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के तहत ही किए गए हैं। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है भाई? वही है, जैव विविधता, आनुवांशिक संसाधनों को, है ना, बहुत सारी वनस्पतियों को, जीवों के साथ शेष प्राकृतिक वनों को संरक्षित रखना है हमें। उसके साथ मिट्टी जल संरक्षण के हित में नदियों, झीलों, जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को, अनाच्छादन को रोकना, मतलब जितना भी काम एक फॉरेस्ट कर सकता है आप सभी को पता है, वो सारे काम वो फॉरेस्ट वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके लिए हमें फॉरेस्ट एरिया को बचाना है। ये वाली बात है इसके अंदर बच्चों। ओके, देश के अंदर हमें धीरे धीरे वन, जो वन आवरण है उसको हमें धीरे धीरे बढ़ाना भी है, वनों के अंदर जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो मेंटेन रहे, ये सारे प्रोविजन हमने इसमें किए हैं। तो इसके अंदर कुछ अच्छी बात क्या है? एक है बच्चा ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चा, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का शॉर्ट फॉर्म है बच्चा, है ना। आपको तो प्रॉपर बड़ाई वाला लिखना है, आपको बड़े वाला, आपको बड़ाई लिखना है। ये मैं तो शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ बच्चा, होती है ना शॉर्ट फॉर्म लिखने की, वो मैंने कुछ सीखी हुई है तो लिख देता हूँ। बड़े शब्द नहीं लिखने पड़ते, बोल पूरा देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, लेकिन एग्जाम में नहीं चलेगा, एग्जाम में आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, हाँ।
तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या कहते हैं? देखो नाम में ही स्पष्ट है, ज्वाइंट संयुक्त वन प्रबंधन, यानी कि वनों के रखवाली में, देखभाल में, संरक्षण में हमें किसको भागीदार बनाना है? लोकल कम्युनिटी को भागीदार बनाना है। तो ये आपकी राष्ट्रीय वन नीति के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है बच्चा। आपको याद है यूएनआरईडी? यूएनआरईडी याद था? फिर बाद में हम क्या लेके आए थे? यूएनआरईडी प्लस लेके आए थे। दोनों के बीच में मैंने आपको अंतर भी बताया था। लोकल पार्टिसिपेशन की प्रोविजन। तो ऑलरेडी ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत हमने वनों के संरक्षण में, प्रबंधन में स्थानीय समुदाय को भागीदार बनाया है। ठीक है। उसके साथ ग्रामीण जो लोग हैं, जनजातीय आबादी, उनको जो, वो तो बेसिकली फॉरेस्ट एरिया पे डिपेंडेंट है बच्चा, उनको ईंधन की लकड़ी है ना, चारा चाहिए, वहीं से वो जड़ी बूटियां, शहद और थोड़ा बहुत जो बीज वगैरह है, सीड्स वगैरह है, कुछ फ्रूट्स वगैरह है ना, उन्हीं को क्या करते हैं, वहीं से कलेक्ट करते हैं। और छोटा मोटा जो उनको घरेलू उपयोग के लिए कुछ भी आपको टेबल बनाना है, चेयर बनाना है, उसके लिए, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, उसके निकट रहते हैं, तो क्या करेंगे, वहीं से उसके लिए लकड़ी भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कमर्शियल यूज के लिए, ऐसे नहीं गांव वाले जंगल में रहने वाले और जंगलों को काटना शुरू कर दे और उन लकड़ियों का अवैध व्यापार करना शुरू कर दे, जैसे पुष्पा करता है। ठीक है, जैसे पुष्पा करता है। आप एक चीज देखो, पुष्पा जैसी मूवी, मतलब जो पुष्पा जैसी मूवी है, बेसिकली तो आपके जो प्रोविजंस है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के जो प्रोविजंस है, पर्यावरण के जो प्रोविजंस है, उनके बिल्कुल अगेंस्ट है। मतलब हम उसको एज ए हीरो बता रहे हैं, वो रक्त चंदन का व्यापार कर रहा है, जबकि उसको कट करना ही इलीगल है। समझ गए? लेकिन उसको हीरोइक दिखा रहे हैं, अल्लू अर्जुन, है ना, अब मैं झुकेगा नहीं और ये पावरफुल और ये, हम उसमें आनंद ले रहे हैं, उसके कैरेक्टर में आनंद ले रहे हैं। लेकिन जो वो कर रहा है, वो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर और ग्लोबल स्तर पर जो कानून और प्रोविजन है, उसके अगेंस्ट ही हो रहा है उस मूवी में सब कुछ। ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्स सीटू और इन सीटू संरक्षण उपाय, एक्स सीटू इन सीटू मैंने बता दिया था, उनके माध्यम से देश की जैव विविधता और आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करना, ये सब कुछ रहेगा। ठीक है। देश में पर्यावरण और पारिस्थितिकीय स्थिरता के रखरखाव में महत्वपूर्ण योगदान देना, ये सारा काम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का बच्चा, ये सारा का सारा काम है। बच्चे इतने सारे एक्ट है, लिख के नहीं पढ़ाए जा सकते, इतने सारे एक्ट है, लिख के नहीं पढ़ाए जा सकते, आपको ऐसा ही पढ़ना होगा। जो लिख के पढ़ाने का था, मैंने सब लिख के पढ़ाया है। ठीक है। अब इसमें कहता है कि देश के अंदर कितना, भाई भारत का एक क्षेत्रफल है, आप जानते हो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के कितने क्षेत्र पर वन होने चाहिए? तो इसमें कैटेगरी की गई है कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के 1/3 पे आपका वनों का होना जरूरी है। ठीक है। उसके साथ जो पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में वनों का ज्यादा महत्व है, ज्यादा महत्व है, तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वहां लगभग 2/3 एरिया पे, क्योंकि वो ज्यादा नाजुक पारितंत्र है बच्चा, पहाड़ों में वनों का काफी बड़ा रोल है। अगर पहाड़ी क्षेत्र से आप वनों को काट दोगे तो पूरा पहाड़ी इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो पहाड़ी क्षेत्र में हमें 2/3 एरिया पे, ओवरऑल देश के 1/3 एरिया पे हमारा वन होना जरूरी है। गेटिंग? उसके बाद क्या करें, जो हमारी सड़कें हैं, रेलवे लाइन है, पंचायत की जमीनें हैं, नहर के किनारे है, कहीं नाले गुजर रहे हैं, उनके बाजू में भी हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, है ना। और जहां जरूरी हो, अगर कोई निजी स्वामित्व वाली भूमि है, वहां पे भी हम, भाई आपकी कोई जमीन है सपोज करो, तो वहां पे भी हम प्रमोट करें कि आप वृक्षारोपण कीजिए। ठीक है। बताओ कोई समस्या? तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, मोटा मोटा क्या याद रखना है इसमें? वन और वृक्षा आवरण को बनाए रखना, वृद्धि करना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, स्थानीय लोगों को भागीदार बनाया गया है। जंगलों के नजदीक रहने वाले ग्रामीण है या जनजातीय लोग हैं, उनको कुछ हमने बेसिक अधिकार भी दिए हुए हैं। लकड़ी वगैरह नहीं काट सकते, लेकिन जरूरतों के लिए, खाने पीने के लिए, शहद है, औषधि उपयोग के लिए हमने उनको परमिशन दिया है। उसके साथ ही साथ हमने ये भी बोला है, क्या बोला है, कि देश में वनों का महत्व है। इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया पे 1/3 एरिया पे फॉरेस्ट होना जरूरी है। पहाड़ी क्षेत्रों में क्योंकि नाजुक और संवेदनशील क्षेत्र है, वहां लगभग 2/3 क्षेत्र पर वन और वृक्षावरण होना जरूरी है। खाली पड़ी जमीनों पे हमें वृक्षावरण, वनारोपण करना चाहिए। ठीक है, बोलो। और अगर आपके पास खाली जमीनें भी पड़ी है तो सरकार बोलती है आप खाली मत छोड़ो भाई, उसमें कुछ पेड़ पौधे लगा लो आप। ठीक, ये मेन इसका कोर है बच्चा। देखो इस तरह के उसमें मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल चैलेंज क्या होता है। जैसा मोटा मोटा तो सुन लो बच्चा, सुन लो बच्चा, मोटा मोटा तो क्या है, जैसे समझ लो, है ना, समझने की कोशिश करो। ये मोटी मोटी तो पॉलिसी क्या थी बच्चा, एक बार रुको। ये हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी। चाहता तो मैं 4 ही पॉइंट लिखवा दूं, है ना। 1988 में आई, देश के 1/3 एरिया पे, पहाड़ी के 2/3 एरिया पे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का प्रोविजन है। लेकिन यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं बचा, उसने अगर आपसे इससे क्वेश्चन ही पूछ लिया, पूछ लेता है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, मैं उसको 3 पॉइंट में बता दूं कि 1988 में आया और इसके अंदर झीलों के संरक्षण के लिए और ये प्रावधान किए गए, और उस पर उसने पूछ लिया 150 शब्द का क्वेश्चन, कहां से करोगे, कहां से करोगे? एटलीस्ट आपके पास डिटेल्ड में कंटेंट है तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा। उसने एक लाइन दे दी, उसने अगर सपोज करो ये लाइन दे दी उसने, यहां पे एक लाइन दे दी उसने, ये वाली लाइन दे दी कि वो मरुस्थलीय इलाकों और तटीय इलाकों में रेत के टीले के विस्तारों को रोकने का प्रोविजन है। आप बोलोगे सर ने तो लिखवाया नहीं, नहीं लिखवाया तो होगा ही नहीं। अब ये वाली जो पॉलिसी है इसके अंदर अगर 15 पॉइंट है, समझ गए, 15 पॉइंट है, आप पढ़ लोगे तो आपको पता है ना भाई कि हाँ उसमें ऐसा प्रोविजन था। समझ गए? फिर उसने अगर बोल दिया कि यह निजी भूमि पर, है ना, निजी भूमि पर, आपके निजी स्वामित्व वाली भूमि पर वृक्षारोपण के प्रावधान करता है, ये लो, ये लो। अगर उसने ये लाइन डाल दी कि यह निजी स्वामित्व वाली भूमि पर वृक्षारोपण के प्रावधान करता है, आप बोलोगे तो लिखा ही नहीं था। फिर टीचर को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हो, और टीचर लिखवाता है और कंटेंट देता है तो फिर आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है।
और इतने सारे प्रोविजंस को अगर मैंने बोला इतना कंटेंट है, लिखेंगे 10 दिन तक तो लिखने में चला जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ मिल रहा है, शॉर्ट नोट्स बनाने हो तो कर लेना आप। तो डिटेल्ड प्रोविजंस आपके पास होने चाहिए। 1988 की आप पॉलिसी पे क्वेश्चन आ गया, क्या करोगे फिर बताओ, कहां जाओगे? पढ़ो इसको आराम से, है ना। तो ये कहते हैं व्यक्ति और संस्थानों को अपनी भूमि पर वृक्षारोपण करने, चारा, है ना, चारे वाले पौधे, फली आदि उगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि आपकी निजी जमीन है। जबरदस्ती तो है नहीं आपकी निजी जमीन पे आके सरकार पेड़ पौधे लगा जाएगी और आपको बोलेगी आपको उगानी है। आपको प्रोत्साहित ही कर सकती है वो। ओके, लेकिन एट द सेम टाइम निजी भूमि में पेड़ों की कटाई की निगरानी के लिए उचित नियम भी, है ना, बनाए जाने चाहिए। आपकी जो पर्सनल लैंड है ना, उस पर्सनल लैंड पे आपने बहुत सारे वृक्ष उगा रखे, अब जब आप उसको काट रहे हो तो उसके भी प्रोविजंस है। आप ये नहीं कह सकते भाई मेरे खेत के तो मैंने काटे हैं, उसके कोई प्रोविजंस बनाए जाने चाहिए, क्योंकि सरकार का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि देश के अंदर वृक्ष आवरण और वृक्षारोपण बढ़े। इनको कमर्शियलाइज ना करें हम, सिर्फ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें वनों को, उनके उत्पादों को, उनकी लकड़ियों को। ये वाली बात है। फिर आ गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। याद है क्या आपको यूएनसीबीडी? कितने बच्चों को याद है यूएनसीबीडी? याद है यूएनसीबीडी? नगोया प्रोटोकॉल याद आया होगा आपको। नगोया प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कुछ कुछ याद आया? आईची टारगेट्स थे, आईची टारगेट्स थे। अब फिर आपका कुनमिन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क आया। याद आई ये सारी चीजें? तो भारत क्या था, यूएन, भारत ने भी यूएनसीबीडी पे हस्ताक्षर किए थे, है ना। यूएनसीबीडी पे हस्ताक्षर किए ना, इसका मतलब भारत को भी जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयास करने होंगे। और हमने क्या बोला था, ये संधियां वैसे बाध्यकारी है, लेकिन जैसा यूएन की संधि है सेम इंडिया में नहीं लगेगी। इंडिया अपनी परिस्थिति के हिसाब से और अपने देश के, है ना, पूरा ताना बाना को समझ के ही बनाएगा। तो भारत ने भी भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस कन्वेंशन की भावनाओं का सम्मान करते हुए साल 2002 में हम भी एक एक्ट लेके आए, जैविक विविधता अधिनियम, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। 3 उद्देश्य थे, आपको याद है? 3 उद्देश्य यूएनसीबीडी के, 3 उद्देश्य थे। 3 उद्देश्य थे, लाभों का समुचित और न्यायोचित बंटवारा उसका प्रोविजन था, संरक्षण, प्रबंधन, सतत विकास, इन उद्देश्यों की बात कर रहे थे। तो ये उसी की भावना के अनुरूप है, जैव विविधता का संरक्षण, सतत उपयोग, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और समान बंटवारा। वो तीनों जो यूएनसीबीडी के उद्देश्य थे, उन्हीं की भावनाओं के अनुरूप हम लेके आए। जैव विविधता वाला पूरा टॉपिक आपने मुझसे पढ़ा हुआ है। तो हम लेके आए 2002 में, 2002 में लेके आए। तो ये राज्यों यानी कि पार्टीज, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, राज्यों के अपने स्वयं के जैविक संसाधनों का उपयोग करने के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। सारे के सारे प्रोविजन वही है। हमने क्या किया, भारत के अंदर जैव विविधता, उसका संरक्षण, उससे उपयोग, उससे प्राप्त होने वाले पदार्थों का समुचित उपयोग कैसे करेंगे, लाभ का सही बंटवारा कैसे करेंगे, उसके लिए देश के अंदर हमने त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई बच्चा। नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। नेशनल लेवल पे है राष्ट्रीय जैव विविधता अधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है। राज्य के स्तर पे है स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है बच्चा। बोर्ड आएगा स्टेट के लेवल पे, बोर्ड आएगा, हाँ स्टेट के लेवल पे बोर्ड आएगा। राज्य जैव विविधता बोर्ड है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, ये आ गया। राज्य के स्तर पे क्या आ गया, ये आ गया। तो ये नेशनल स्तर पे आ गया। और ये बहुत सारे जितने भी देश के अंदर राज्य सरकार है उनको स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को बनाना होगा। और फिर आ गया लोकल लेवल। लोकल लेवल पे आप जानते हो पंचायत है, नगर पालिका है बच्चा। उस स्तर पे हमने क्या स्टैब्लिश किया, इस स्तर पे हमने किया बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज है बच्चा, बीएमसीज है ये हमारी। त्रिस्तरीय प्रावधान किए हैं हमने। बाकी सारी की सारी कहानी वही है, यूएनसीबीडी वाली कहानी वही है, वही सारे उद्देश्य, वही सारे लक्ष्य, है ना। वही लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आप जान रहे थे, है ना। एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग के आपने याद है क्या, वो एबीएस था बच्चा, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का ट्रेड था, एलएमओस थे, वो सारे के सारे प्रोविजन सेम है। बस इंडिया में हमने त्रिस्तरीय व्यवस्था की है, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और स्थानीय स्तर पे। बोलो, तो त्रिस्तरीय संरचना की हमने परिकल्पना की। बताओ मुझे यहां कोई समस्या किसी प्रकार की? बताना बच्चों। मोहम्मद मेरे ऊपर मक्खन लगाने की कोशिश मत कर बच्चा। ये ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों को ज्यादा तकलीफ होती है कंटेंट को लेके। हाँ, ये बटर पॉलिसी मेरे ऊपर नहीं चलेगी भाई, है ना। आपको क्या लग रहा है, आपके इन मस्कों से मैं थोड़ा सा आपके ऊपर पढ़ाऊंगा, उतना ही कंटेंट उतना ही रहेगा, वो कम नहीं होने वाला भाई, पहले ही बता रहा हूं मैं। वो कम नहीं होने वाला, कितना ही मस्का लगा लेना आप मेरे ऊपर, पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से, नेक्स्ट चलते हैं। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट आ गया बच्चा। इस एक्ट को पहले इसके बारे में इंपॉर्टेंट एक्ट आ गया बच्चा, इस एक्ट को पहले इसके बारे में खुद का शासन हो गया। हुआ क्या, जंगल के ऊपर
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अधिकार था। जंगल है ना, सरकार की संपत्ति माने जाते हैं। क्या हुआ क्लास को? बफरिंग नहीं है बच्चा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सही है। पारंपरिक वन निवासी। अब सुनो, एक थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं ना। इसका बैकग्राउंड क्या है? अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, जिसको मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। पूरा नाम इसका क्या है? अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी, है ना। इसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना। फॉरेस्ट ड्वेलिंग, है ना। अदर कम्युनिटीज हो गई आपकी अन्य पारंपरिक वन निवासी, ठीक है। तो काफी बड़ा नाम है बच्चा इसका। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं वन अधिकार अधिनियम 2006। कहानी समझते हैं फिर से, क्लास बीच में बफर हो गई होगी। कि आजादी से पहले देश पर जंगलों, अंग्रेजों का राज था तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, उनके अधीन थे जंगल। वो सोचते थे जंगल हमारी संपत्ति है। आजाद होने के बाद सरकार बन गई, हमारी खुद का संविधान, खुद की सरकार, तब भी वो किसके अधीन आ गए? वो सरकार के अधीन आ गए। अब लेकिन आप एक चीज समझो, सरकार तो ठीक है, अंग्रेजों से आजाद हो गए, आपने देश की सरकार बना ली, लेकिन जंगल में रहने वाले लोग, वो तो सदियों से, हजारों सालों से जंगलों में ही रह रहे थे। दादा परदादा परदादा के भी दादा, है ना, बहुत पिछले सैकड़ों सालों से वो लोग जंगल में ही रह रहे हैं। जंगल ही उनकी अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति का हिस्सा बना हुआ है। जंगल से ही वो फूड लेते हैं, जंगल में ही खेती करते हैं, जरूरत के लिए लकड़ियां भी ले लेते हैं, जलाने के लिए भी जंगल से सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं। अब लेकिन क्या हुआ? अब ये हुआ कि सरकार ने बोला भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये संपत्ति तो जंगल में रहने वाले लोगों को जब चाहे बेदखल कर देते थे। आपने बोला कि भैया हमने तो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए, हमें तो नेशनल पार्क बनाने हैं, हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनानी है, हमें टाइगर रिजर्व बनाने हैं, ये जमीनें खाली करो, आप निकलो इसमें से। वहां कोई खेती कर रहा है तो उनके खेत उजाड़ दो। तो उनको कोई अधिकार था ही नहीं। और जंगल के लोगों का कहना यह था, यार ये तुम्हारी सरकारें तो आज से बनी है, हमारी तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां इन जंगलों में रहती है, और इन जंगलों से ही हमारा जीवन चलता है। तो जंगल इनके जीवन का हिस्सा है। समय समय पर बहुत सारे विरोध होने लगे, बहुत सारे सरकार के प्रोजेक्ट बनने लगे, बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिए, है ना। उसमें भी जंगल और जमीनों को सरकार ने एक्वायर करना शुरू कर दिया। कभी कभी किसी जंगली क्षेत्र में अगर कोई मिनरल्स वगैरह कोई कुछ और मिल गया तो सरकारें क्या करती है, उसको भाई खाली कर दो, ये जंगल खाली कर दो, ये गांव, यहाँ हमें कोयला निकालना है, यहाँ से लोहा ऐसा निकालना है। तो आंदोलन धीरे धीरे बढ़ने लगा, देश की संसद तक गूंज गई कि किस क्या इस तरीके से ये जो लोग कब तक सरकार की ऐसी ही दया पर निर्भर रहेंगे, इनको भी अधिकार दिया जाए, ये सदियों से इन्हीं जंगलों में रह रहे हैं। समझ गए? तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट करता क्या है? जंगल में रहने वाली जनजातियों को और ऐसे लोग जो जनजाति समुदाय के नहीं है लेकिन सैकड़ों सालों से, है ना, या उनकी कई पीढ़ियां जंगलों में ही रह रही थी, तो उनको कुछ बेसिक राइट दिया जाए। उनको जब चाहे उनकी जमीनों से बेदखल ना किया जाए, जब चाहे उनके खेतों को उजाड़ा ना जाए। और अगर आप उनकी जमीनों से उनको बेदखल कर भी रहे हो, चलो आपको कोई नेशनल पार्क बनाना है या आपको कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाना है, तो उनका एक प्रॉपर तरीके से पुनर्स्थापन करो, कहीं और उनको सेटल्ड करो। और जब तक उनको अधिकार नहीं मिलेगा इन कम्युनिटीज को, तब तक वो सरकार की ऐसी ही दया पर निर्भर रहेगी, जबकि दया पर निर्भर होने की बात है ही नहीं। इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए लेके आया गया फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जिसमें जंगल में रहने वाली कम्युनिटीज को बहुत सारे अधिकार दिए गए, बहुत सारे उनको चीजों को डिफाइन करने की कोशिश की गई। और यूपीएससी पिछले 5-6 सालों के अंदर 3 बार क्वेश्चन भी पूछ चुका है, मेंस में भी पूछ चुका है और प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछ चुका है। बताओ किसी को कोई समस्या? बताओ, आइडिया समझ में आया आपको? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का आइडिया, व्हाट इज फॉरेस्ट राइट एक्ट, क्यों लेके आए हम? कोई समस्या किसी प्रकार की बच्चों, बताओ मुझे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो ये क्या कहता है ये एक्ट? इसके है ना, पहली बात, एक एक चीजें मैंने बच्चा, जैसे यूपीएससी फंसाता है ना, यूपीएससी फंसाता है कि यह उस राज्य को छेड़कर पूरे भारत में लागू है। साफ लिखा है पूरे भारत में, एंटायर इंडिया में क्या करता है, लोगों के वंचित वन अधिकारों की बहाली का प्रावधान आपको फॉरेस्ट पे राइट देता है। आप लोगों के जो जंगल में रहने वाले लोग थे उनके फॉरेस्ट राइट को उनसे नहीं छीना जाएगा। ठीक है, ये कहां से शुरू हुआ? मतलब ये तो पुराने मुद्दे थे बच्चा, अधिकार 2006 में दिया गया। आगे बात समझ में, जिसमें क्या बोला है, वन भूमि में जो फॉरेस्ट एरिया में जो लोग रहते हैं, खेती योग्य भूमि के व्यक्तिगत अधिकार, इंडिविजुअल राइट्स मिले हैं। इंडिविजुअल राइट्स मतलब आप जंगल में रह रहे हो, मैं जंगल में रह रहा हूं, तो उस जंगल में मेरे इंडिविजुअल राइट्स भी है ना, एक इंसान के तौर पे मेरे खुद के अधिकार है। और जंगल में क्योंकि हमारा पूरा समुदाय रहता है तो कम्युनिटी राइट्स भी है। तो सामान्य संपत्ति संसाधनों पर कम्युनिटी राइट्स भी है। तो दोनों तरह के राइट्स है। पहला कैसा राइट है? इंडिविजुअल राइट। दूसरा कैसा है? कम्युनिटी राइट्स। तो यूपीएससी अगर पूछे कि यह केवल सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है, व्यक्तिगत अधिकारों को नहीं, नहीं, ये व्यक्तिगत अधिकारों और सामुदायिक अधिकारों दोनों की बात करता है। ठीक है, फिर कहता है लोगों के संरक्षण और आजीविका अधिकारों को एकीकृत करने का, एकीकृत भी करता है। ये साथ के साथ क्या कहता है, वो लोग सैकड़ों सालों से जंगलों में रह रहे थे, उनकी लाइवलीहुड भी जंगल पे ही थी, तो जंगल से ही उनकी अर्थव्यवस्था चलती थी, जंगल से ही उनके परिवार चलते हैं, तो जंगल उनकी आजीविका का एक स्रोत है, तो वो आजीविका का स्रोत बना रहेगा। ये भी प्रोविजन करते हैं वो। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे कि जंगल से वो कुछ भी नहीं ले सकते, ले सकते हैं। पुष्पा नहीं बन सकते जंगल में जाके, समझ गए ना? पुष्पा में झुकेगा नहीं, सारा जंगल को काट दूंगा, रक्त चंदन का व्यापार कर लूंगा, नहीं। पुष्पा नहीं बनना, बाकी सारा काम कर लो जंगल में। आई बात समझे? मोटा मोटा बता दिया। पुष्पा की तरह जंगल नहीं काटने, चाइना में ट्रेड, श्रीलंका में ट्रेड, है ना, ऐसे नहीं भेजना। बाकी उस जंगल में रहो, आपकी जरूरत के जो भी सामान है वो करो, सब कुछ चलेगा। पुष्पा नहीं बनने देना, सरकार पुष्पा नहीं बनने देगी किसी को, ये वाली बात है। तो इसके क्या क्या करता है ये, मतलब क्या करेगा ये? स्थानीय स्वशासन को सशक्त और मजबूत करेगा।
स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल बॉडी, लोकल बॉडी के मतलब ग्राम सभा। तो ये ग्राम सभा को बहुत सारी शक्तियां देगा, ग्राम सभा को बहुत सारी शक्तियां देगा, ठीक है। उसके बाद ये लोगों की आजीविका को, जंगल पे ही डिपेंडेंट है, लाइवलीहुड को इंश्योर करेगा। एट द सेम टाइम जंगलों का संरक्षण और प्रबंधन भी होगा। जंगल के साथ रहना है, जंगल को समाप्त करके नहीं रहना। वन अधिकार अधिनियम 2006 में क्या क्या शामिल हुआ, वही तो सब बता रहा हूं बच्चा, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के मुद्दों को भी ये एड्रेस करता है ये अधिनियम। क्या क्या क्वेश्चन आया, मैं सारे क्वेश्चन बता दूंगा। एक तो एक बार क्वेश्चन ये आपका व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार पे क्वेश्चन आया है। एक बार ये आया कि इस पूरे एक्ट को कौन सा मंत्रालय देखता है। एक बार ये क्वेश्चन आया कि ग्राम सभा को क्या अधिकार है। एक बार ये क्वेश्चन आया कि शेड्यूल ट्राइब्स कौन है और उसके अंदर अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग जो कम्युनिटीज कौन है, क्या क्राइटेरिया है उसके, वो सारी चीजें इसमें पूछी है उसने। एफआरए के द्वारा पहली बार वन अधिकारों को मान्यता दी गई। एफआरए से पहले ऐसा कोई भी कानून नहीं था कि जंगल में रहने वाले लोगों को जंगल पे कुछ अधिकार दिए गए, ये पहला कानून था। तो इसमें व्यक्तिगत अधिकार और सामुदायिक अधिकार दोनों शामिल है बच्चा, ठीक है। किसी भी सामुदायिक वन संसाधन, सामुदायिक मतलब कोई कॉमन प्रॉपर्टी है, कोई जंगल है, कोई वन क्षेत्र है, वहां कोई जड़ी बूटियां उग रही है, कोई और विशेष मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के और कोई आपकी पौधे है, या कोई फॉरेस्ट का और कोई संसाधन है, लकड़ी वगैरह है, तो वो पूरे गांव की है, समझ गए ना, या उस पूरे जंगल में रहने वाली उस कम्युनिटी की है। उसके बाद क्या कहता है, जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित, देखो उनके कल्चरल डाइवर्सिटी को भी बात कहता है, उनके पारंपरिक ज्ञान और बौद्धिक संपदा को भी अधिकार देता है। याद है क्या, जंगल में रहने वाले लोग हजारों सालों से जानते हैं कि फला औषधि इस बीमारी का इलाज करती है। याद है क्या, वो पोल गया था, है ना, पोल अफ्रीका वाली कहानी, वहां से पता करके ले गया उनका पारंपरिक नॉलेज, बाद में बोला ये पेड़ इसका इलाज करता है, ये फला का इलाज करता है, औषधि हमने तो कैंसर की दवा खोज ली। तो ये क्या कह रहे हैं, उनको राइट्स है। जंगल के लोगों के पास अगर ट्रेडिशनल कोई नॉलेज है तो अल्टीमेटली उस पर जो राइट किसका है, जंगल के लोगों का है। हाँ, पॉल वाली स्टोरी थी। फिर आप विस्थापित समुदायों के अधिकार और विकासात्मक गतिविधियों पर लोगों के अधिकार। अगर आपने लोगों को, सपोज करो, ये अधिनियम ये बिल्कुल नहीं कहता कि देश की जरूरतों के लिए अगर आपको कोई अवसंरचना विकास करनी है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो कहता है ठीक है, अगर वो आपको लगता है देश की प्रगति के लिए उस प्रोजेक्ट को लेके आना चाहिए और उस कम्युनिटी को वहां से विस्थापित होना चाहिए, तो ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं कि जरूरत में देश के विकास को ध्यान में रखते हुए समुदायों को विस्थापित किया जा सकता है। लेकिन उन समुदायों के जो मुद्दे हैं, उनकी आजीविका है, उनका जीवन है, उनकी संस्कृति है, वो बचाना, वो कैसे बचाएगी, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी, ठीक। मुख्य विशेषता क्या है, कौन इसके लिए नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी समझ गए, अल्टीमेटली सारे मामलों को कौन देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जनजाति कार्य मंत्रालय। ये 2023 का क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स कि फॉरेस्ट राइट का जो एक्ट है उसके तहत नोडल एजेंसी कौन है, ये है बच्चा। बहुत सारे बच्चों को लगता है क्योंकि पर्यावरण का मामला है तो उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो बहुत सारे बच्चे इसको लगा के आ गए, उनको लगा पर्यावरण का मुद्दा है, पर्यावरण मंत्रालय देख रहा होगा, नहीं, यहाँ पे कौन देख रहा है, जनजाति कार्य मंत्रालय देखता है बच्चा इसको। ओके, तो यह अधिनियम जनजातीय और अन्य पारंपरिक वनवासी समुदाय, है ना, दोनों पर लागू होता है। तो यूपीएससी कहेगा केवल जंगली क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों के लिए नहीं, जानते हो ना, एससी एसटी ओबीसी जनरल, ऐसा क्लासिफिकेशन किया गया है देश के अंदर। तो एसटी कम्युनिटीज के साथ साथ गैर एसटी कम्युनिटीज भी शामिल है जो जंगल में रहती है। जंगल में रहने वाले सारे लोग जनजातीय समुदाय के नहीं होते, कुछ गैर जनजाति समुदाय के होते हैं, लेकिन वो जंगलों में ही रहते हैं, ये बात दिमाग में रखना आप। जंगल में रहने वाले हर लोग जनजाति समुदाय के नहीं है, इसलिए इसने बोला जनजाति साथ के साथ अन्य लोग। अब आप बोलोगे सर ये अन्य कौन है, इनको हम कैसे तय करेंगे कि चलो ये जनजाति तो नहीं है लेकिन बाकी को कैसे आपने, हम बोले अगर मैं कल जाके जंगल में एक झोपड़ी बना के रहने लगूं तो क्या मुझे अन्य पारंपरिक वनवासी समुदाय से मान लिया जाएगा, उसके प्रोविजन किए गए हैं। ऐसे जंगल में जाके झोपड़ी बनाने से, वहां 4 दिन योग प्राणायाम करने से आप जंगल के वासी नहीं हो जाओगे, ठीक है। तो कहते हैं अन्य पारंपरिक वनवासी कौन है, ये देख लो बच्चा। तो सरकार ने कहा कि जब 13 दिसंबर 2005 ये तारीख चुन ली, इस तारीख से पहले जो जंगली क्षेत्र में ये प्रमाणित हो जाए कि वो आदमी जो बोल रहा है कि मैं यहां का पारंपरिक वनवासी हूं, 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम उसकी 3 पीढ़ियां उसी जंगल में रही हो। भाई अगर आज नवीन तंवर ये बोले कि मैं अन्य पारंपरिक वनवासी समुदाय हूं, तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि 13 दिसंबर 2005 से पहले मेरी 3 पीढ़ियां उसी जंगल में रह के गई है, तब मेरे उस अधिकार को मान्यता मिलेगी, ठीक है। और एक पीढ़ी का मतलब होता है 25 साल, यानी कि आपको क्या कहना होगा, 2005 से पहले एक पीढ़ी 25 साल की, तो 3 पीढ़ी का मतलब 75 साल, 2005 से पहले 75 साल तक मेरे दादा परदादा परदादा के दादा सब रह के गए हो वहां पे, तभी मुझे उस जंगली क्षेत्र का क्या माना जाएगा, अन्य पारंपरिक वनवासी समुदाय। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं। बोलिए। तो एक पीढ़ी का मतलब है 25 साल की, ओके। फिर कहता है हमने 2 तरह के अधिकार बोले, एक व्यक्तिगत अधिकार बोले थे, भाई व्यक्तिगत इंडिविजुअल राइट्स थे ना, तो इंडिविजुअल राइट है, जंगल में मैं रह रहा हूं तो जंगल में मैं मैक्सिमम कितनी जमीन मेरे नाम से हो सकती है, पता है ना, मेरे नाम की कितनी है, अरे भाई 500 किल्ले है, ठीक है, तो जंगल में 500 किल्ले आपके नाम के नहीं हो सकते। तो जंगल में इंडिविजुअल राइट्स, एक आदमी के पास कितनी मैक्सिमम जमीन हो सकती है, तो मैक्सिमम जमीन है बच्चा 4 हेक्टेयर, इससे ज्यादा जमीन नहीं होगी, एक आदमी के नाम 4 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं होगी। क्यों, ताकि समझ गए ना, एक संतुलन बना रहे, मैक्सिमम 4 हेक्टेयर से बड़ा वहां किसी के पास जमीन का टुकड़ा नहीं होगा जिसको वो ये कहते कि मेरी जमीन है, पूरा जंगल ना कब्जा लोगे ऐसे तो। अगर साबित नहीं हुआ तो नहीं होगा, अगर आप ये साबित नहीं कर पाए कि हाँ आपकी पीढ़ियां वहां नहीं रह के गई, तब आपको अन्य पारंपरिक वनवासी नहीं माना जाएगा, और उसको साबित करने की प्रोविजन मैं आपको बताने वाला हूं। उसके साथ साथ
अधिकारों की मान्यता के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को आरक्षित वन संरक्षित वनों के साथ एफआरए में शामिल किया गया है। अगर यूपीएससी ये कह दे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो आपके व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार है उसमें राष्ट्रीय उद्यानों को वन्यजीव अभ्यारण्यों को बाहर रखा गया, नहीं शामिल किया गया है, क्योंकि जंगली क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, पहले से ही रहते हैं। जब मैं आपको नेशनल पार्क और ये वाला बायोस्फीयर रिजर्व वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, कोर क्षेत्र है ना, ट्रांजिशन क्षेत्र, बफर क्षेत्र, सेंसिटिव जोन, कोर जोन, सब आपको समझ में आ जाएगा कि कोर जोन में तो कोई नहीं रहता है ना, बाहर वाले क्षेत्र होते हैं। कोर जोन का मतलब है वो बिल्कुल केंद्रीय हिस्सा है जहां जीवों के लिए किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, वहां तो कोई नहीं जाएगा। लेकिन जंगल के बाहरी क्षेत्रों में बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते ही है। चलो, फिर है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आपने ये पढ़ा होगा इकोनॉमी के अंदर, लघु वन उपज क्या होती है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को हम डिफाइन करते हैं नॉन टिम्बर वुड आइटम। क्या है बच्चा? गैर इमारती लकड़ी। मतलब गैर इमारती लकड़ी कैसे? जैसे वो पुष्पा मूवी देखिए ना, वो क्यों कर रहा था बच्चा उस रक्त चंदन का व्यापार? क्योंकि फर्नीचर इंडस्ट्री में और म्यूजिक इंडस्ट्री में वो इस्तेमाल होती है वुड। तो लघु वन उपज क्या है कि जंगल में रहने वाले लोग, शहद है, जड़ी बूटियां है, बेल बूटे है, जलावन लकड़ी है, घरों के अंदर है ना, वहां कौन सा एलपीजी गैस की पाइपलाइन चली गई? जंगल से ही लकड़ी लेके आते हैं, उसको जला के खाना वाना पका लेते हैं। लेकिन किसी भी पेड़ को नहीं काटेंगे, उसको ट्रेड करने के लिए, कमर्शियली पर्पज के लिए नहीं काटेंगे। तो लघु वन उपज के अंतर्गत क्या होते हैं? गैर इमारती लकड़ी व वन उत्पाद होते हैं बच्चा। इमारत के समझ गए ना, गैर इमारती मतलब फर्नीचर इंडस्ट्री या किसी और कमर्शियल उसमें उसका इस्तेमाल नहीं करोगे। तो उनको हमने क्या बोला? लघु वन उपज है। तो लघु वन उपज है, तो लघु वन उपज में क्या क्या आता है देखते हैं। लघु वन उपज के अंदर क्या क्या आता है? जैसे बांस आ गया, ब्रश की लकड़ी आ गया, स्टंप आ गया, बैंत आ गया, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदुपत्ता, केंदू के पत्ते, औषधीय पौधे, जड़ी बूटी, कंद मूल, फल, ये सब क्या है? गैर लकड़ी वन उत्पाद है बच्चा। आगे बात समझ में? तो फॉरेस्ट कम्युनिटीज को, एससी कम्युनिटीज, एसटी कम्युनिटीज को क्या राइट्स मिले हैं? 4 हेक्टेयर की जमीन और प्लस लघु वन उपज, ये राइट्स मिले हैं। उन लकड़ियों को बेच नहीं सकते। चलो, ऐसे जैसे मिर्च मसाले इकट्ठे कर लिए, कोई मसाला है उसको बेच देंगे, लकड़ी ट्रक में भर भर के नहीं जाएगी, बात खत्म है। उसके साथ आप समझो, अगर आपको सरकार को कोई सोशल इंफ्रा डेवलप करना है, कोई हॉस्पिटल खोलना है, कोई स्कूल खोलना है, समझ गए, अस्पताल है, पेयजल की आपूर्ति करनी है, वहां से कोई दूरसंचार की लाइनें गुजारनी है, उसके लिए सरकार क्या कर सकती है? उस जंगली जमीन का इस्तेमाल कर सकती है। तो सरकार से संबंधित वन अधिकारों को प्रदान करती है। तो वहां सरकार अपना अधिकार रखती है किस चीज के लिए? स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, दूरसंचार की लाइन है, तो वहां पे सरकार उस जमीन का क्या कर सकती है? डाइवर्जन कर सकती है। तो अगर यूपीएससी लिखे कि सरकार को किसी भी कार्य के लिए वंचित करता है, नहीं, इस तरह के कार्य सरकार वहां कर सकती है और इन कार्यों के लिए आपके वन अधिकारों से आपको वंचित किया जा सकता है। ठीक। फिर कहते हैं प्रदत्त अधिकार विरासती होंगे। ये जो आपको इंडिविजुअल राइट्स और कम्युनिटी राइट्स मिल रहे हैं ना, विरासती होंगे, यानी कि आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन को मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। भाई, विरासती का मतलब क्या है? आप रह रहे हो जंगल में, मैं रह रहा हूं, मेरी वाइफ भी सपोज करो जंगल में रह रही है और मुझे इंडिविजुअल राइट्स थे, ठीक है, तो मेरे बाद वो राइट्स मेरी आने वाली संतानों को चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। और जो इंडिविजुअल राइट्स होंगे वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम होंगे। यहाँ लैंगिक समानता को बनाया है सरकार ने, ताकि महिलाओं का बहुत ज्यादा शोषण ना हो, उनको भी बराबरी का भाव मिले। तो जो इंडिविजुअल राइट्स है, जो मुझे राइट मिला है, मेरे साथ मेरे जीवन साथी को भी मिला और मेरे बाद वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन को मिल जाएगा। लेकिन किसी की शादी नहीं हुई है ना, कोई विला है, अकेला है, सिंगल, सिंगल का क्या होगा? कह रहे जब तक जिंदा है मेरे नाम के, मेरे मरने के बाद जो मेरा कोई रिलेटिव होगा उसको चले जाएंगे। बात आई समझ में? लेकिन अगर मैं ये सोचूं, है ना, सपोज करो मेरे पास कोई इंडिविजुअल राइट था, समझो बच्चा इसको, मेरे पास कोई इंडिविजुअल राइट है, ओके, और इधर से कोई होटल वाला आया मेरे पास, होटल इंडस्ट्री वाला आया, उसको होटल खोलना था, बोला भाई बड़ा खूबसूरत जंगल है तेरा तो, है ना, बेहतरीन जंगल है, तो क्यों ना हम यहाँ पे तो बेहतरीन रिजॉर्ट बना देंगे। तो अगर मैं अपने इंडिविजुअल राइट्स को, अगर मैं बोलूं मैं इस होटल इंडस्ट्री को या किसी और प्राइवेट प्लेयर को दे दूं, नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा, विरासती है, मेरी नेक्स्ट जनरेशन को ही मिलेंगे, किसी और को मैं इनको नहीं दे सकता। हाँ, सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर्स को और मेरी नेक्स्ट जनरेशन को जाएंगी वो जमीन, वो राइट्स, किसी और को दे ही नहीं सकते, वरना जंगल का कबाड़ा ना कर देंगे, सारे होटल वाले, सारे इंडस्ट्री वाले घुस नहीं जाएंगे, प्राइवेट प्लेयर, अंबानी अडानी 1000 रिजॉर्ट बना देगा जंगलों में। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? तो क्या है? हस्तांतरणीय नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है, और विवाहित व्यक्तियों के मामले में हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पे होंगे, और एक ही व्यक्ति के मामले में अगर सिंगल है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो निकट संबंधी को चले जाएंगे। बताओ, बात आई समझ में? चलिए आगे चले। अब सपोज करो आप जंगल में रह रहे थे, एक एक लाइन बच्चा मैं पढ़ाऊंगा, इस एक्ट का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अब आप सपोज करो ये आप जमीन के इस टुकड़े पे रह रहे थे, मैं जमीन के इस टुकड़े पे रह रहा था, है ना, नवीन तंवर, मैं मेरा ही नाम लिख लेता हूँ, आपको तकलीफ हो सकती है, नवीन तंवर इस जमीन के इस टुकड़े पे रह रहा था, और जब ये फॉरेस्ट राइट एक्ट हुआ, लागू हुआ 2006, अब सत्यापन काम तो शुरू होगा ना, पता करेंगे किस किस को राइट्स है, सरकार वो राइट्स देगी। अब इस एक्ट के तहत सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, सत्यापन हो रहा है कि वास्तव में क्या ये नवीन का जमीन है या नहीं है, ओके। अब जब तक ये सत्यापन प्रक्रिया, सपोज करो मुझे लेके कोई डाउट है कि भाई हो भी सकता है नवीन की ना हो, किसी और की है, लेकिन जब तक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी और जब तक फाइनल डिसीजन मेकिंग नहीं हो जाएगा, मैं तब तक इस जमीन पे ही रहूंगा, जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता फाइनल, और जब तक मैं अभी, मुझे जहां अपील करनी है 1 साल 2 साल 5 साल जितना वो केस चल रहा है, तब तक मैं उसी जमीन पे रहूंगा, तब तक मुझे उस जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। हाँ, आ गई समझ में?
तो अधिनियम में प्रावधान है कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरे होने तक वन में रहने वाले अनुसूचित जनजाति या अन्य पारंपरिक वनवासियों के किसी भी सदस्य को उसके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जा सकता। कहां जाएगा वरना वो? ठीक है, फिर आप कहोगे सर ये काम होगा कैसे? मतलब ये बात तो बड़ा पेचीदगी हो गई। इस बात को प्रूव कौन करेगा? ग्राम सभा को ताकत दी गई है ना? ग्राम सभा जानते हैं ना, स्थानीय शासन, ग्राम सभा, गांव के लोग वो वहीं रह रहे हैं, सबको पता है कि कौन किसका आया, कब आया, कैसे आया। तो ग्राम सभा सत्यापन का काम शुरू करेगी। लोकल लेवल पे इस काम को कौन करेगा? ग्राम सभा को वनवासी, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों को दिए जाने वाले व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार या दोनों की प्रकृति और सीमा को निर्धारित करने की प्रक्रिया कौन शुरू करेगी? ग्राम सभा। यूपीएससी लिखेगा ग्राम पंचायत। यूपीएससी क्या लिख के देगा? पंचायत। पंचायत नहीं भाई, ग्राम सभा। और आप जानते हो ग्राम सभा गांव के सारे लोग होते हैं इसमें, वेस्ट लोगों से बनती है ना गांव के। ग्राम पंचायत नहीं है, ग्राम सभा है बच्चा। ठीक है, ग्राम सभा है। अब सपोज करो इसमें लोकल गवर्नेंस को मजबूत कर दिया ना इसने, ग्राम सभा को ताकत दे दी, लोकल बॉडी के पास पावर आ गई, तो देखो स्थानीय स्वशासन को मजबूत कर दिया और लोकल लेवल पे लोगों को आजीविका के अधिकारों को सुनिश्चित कर दिया, तो गरीबी का उन्मूलन भी होगा। गरीबी उन्मूलन और गरीबी समर्थक विकास के मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। भाई आपको पहले बेदखल किया जाता था, है ना, अब जमीन आपकी है, आप उसका इस्तेमाल करो। अपनी इच्छा के अनुसार किसी को नहीं सौंप सकता, बाहर के किसी आदमी को नहीं दे सकता, बच्चा फैमिली में ही जाएगा। विरासती का मतलब क्या है? आपकी फैमिली। विरासत क्या है भाई? विरासत का मतलब नहीं समझते क्या? फैमिली में ही जाएंगे, विरासती है। किसी और को किसको देना चाहते हो बोलो? शहर में पढ़ने गया था, है नाम कर दिया किसी के, ऐसे नहीं हो सकता। परिवार में ही चलेंगे, इन्हीं को तो विरासती बोला जाता है। अब करप्शन होगा तो होगा बच्चा, अपनी इच्छा के अनुसार किसी को नहीं दे सकता भाई, नहीं दे सकता। इच्छा से किसका मतलब है? फैमिली में ही जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और विरासती का मतलब क्या है? कहीं और जाएंगे ही नहीं भाई। किसको देना चाह रहे हो आप? किसको देने की इच्छा है आपकी, बताओ? फैमिली में कोई ना हो तो कोई तो है ना, ऐसे आसमान से पेड़ से तो टपका नहीं होगा जमीन पे कि फैमिली में तो कोई नहीं। मर गए सारे, चाचा ताऊ मामा फुप्पा बुआ, अरे कोई तो होगा धरती पे उसका। ऐसा कौन आदमी है जिसका कोई रिश्तेदार नहीं है? उसके ब्लड में कोई तो होगा भाई, ब्लड रिलेशन में, जिनका कोई ना। क्या पेड़ से टपका था वो सीधा? सर मर गए हो परिवार के सारे लोग तो भाई ग्राम पंचायत और ग्राम सभा देखेगी, फिर उसकी टेंशन आप मत लो। अगर कोई इतना मनहूस है जिसका कोई है ही नहीं धरती पे, तो भाई फिर वो ग्राम सभा देख लेगी, आप उसकी टेंशन मत लो। आप मत लो, इतना टेंशन है दिमाग में, और बहुत सिलेबस का टेंशन है। हाँ मार दो सबको, है ना, किसी को जिंदा मत छोड़ो। दान करके गांव में ही रहेगी भाई, गांव से बाहर मतलब जंगल में ही रहेगा, किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके नाम नहीं होगी, देख लो, है ना। आपको कोई दोस्त मिल गया और आपको पता हो फॉरेस्ट राइट एक्ट वाला है, खूबसूरत जंगल में रहता है, आप तो भूल जाओ। बुरी, वो ट्रक के नीचे रहता है ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और नीचे जुत्ती भी लटकी रहती है वो काले रंग की, तो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, हाँ फिर वही है। आप गलत नजर मत रखना किसी के ऊपर। चलिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण प्रबंधन का प्रोविजन है ही है इसके अंदर। और क्या है यहाँ पे? ग्राम सभा कर ही रही है बच्चा। अब ग्राम सभा के डिसीजन से आप खुश नहीं हो, ठीक है, आप सोच रहे हो मेरा एक दोस्त है जंगल में रहता है, उसकी जमीन कब्जा लूंगा, परम मित्र बन जाऊंगा, भूल जाओ, नहीं होगा। फालतू का वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, कुछ और करो। तो ग्राम सभा को, है ना, अब वो सारी चीजें देखेगी ग्राम सभा, और ग्राम सभा फिर ये ऊपर भेजेगी। तो ग्राम सभा के डिसीजन से अगर आप खुश नहीं हो, है ना, अल्टीमेटली तो ग्राम सभा सबको पता है, ग्राम सभा गांव के लोग हैं उसके अंदर बच्चा, ऐसे कोई इश्यूज आते नहीं, लेकिन फिर भी, है ना, ग्राम सभा के ने क्या किया? सत्यापित करा और अपने अधिकारों के बारे में उसने बताया कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी की, कोई गांव सभा के उससे खुश नहीं है, तो वो जा सकता है ऊपर, थोड़ा ऊपर जाके अपनी याचना दाखिल करेगा। तो वो राज्य सरकार के द्वारा एक सब जोनल स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। वो ग्राम सभा के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो यहाँ जाएगा, ठीक है। यहाँ के डिसीजन से भी खुश नहीं है, फिर यहाँ जाएगा, जिला स्तर पे एक और समिति बनाई जाएगी, समझ गए? एक तो उपमंडल सब डिवीजन लेवल पे कमेटी बनाई गई, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाई गई, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कहीं नहीं है। मतलब अंतिम जो समाधान होगा वो कहाँ? यहाँ, या तो ग्राम सभा या उपमंडलीय स्तर की समिति और अल्टीमेटली जिला स्तर की समिति। इसके ऊपर कोई और अपील का कोई न्यायालय और कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया गया। तो यहाँ लिखा जिला स्तरीय समिति के निर्णय अंतिम होंगे और बाध्यकारी होंगे, इसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, शायरी डंडे लगेंगे आपको, शायरी करा दूं तुम्हें, पढ़ने का मन करता नहीं शायरी? तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड अच्छे नहीं चल रहे, शायरी वायरी कुछ नहीं है तुम लोगों के लिए। किनको मोटिवेट कर रहा हूं मैं? मेरा मोटिवेशन का लेवल इतना भी हल्का नहीं है ना, ये जो पढ़ाई लिखाई ना करे उनके ऊपर मैं अपनी शायरी वेस्ट कर दूं। मेरे पास अच्छे मौके आते हैं, अच्छे मंच मिलते हैं, मैं वहां बोलूंगा। तुम्हें कहीं सुनाऊं मैं? पहले इस लायक तो बनो कि मेरी शायरी को सुन पाओ। आपका भी खाता, है ना, गलत कर्मों से भरा हुआ है। ऐसे नहीं मेरी शायरी में कहीं भी सुना दूंगा, मेरी शायरी का वजूद है भाई। ठीक है, पढ़ते लिखते हो नहीं, शायरी सुना दूं? ना ना ना, इरशाद से भी ना चलेगा काम, मेहनत से काम चलेगा। तो ये पूरा का पूरा इन सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए, है ना, ये पूरी प्रक्रियाएं हैं, इन सारी प्रक्रियाओं को देखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाएगी। ठीक है, एक मॉनिटरिंग कमेटी होती है जो राज्य के अंदर ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत वो सही से चल रही है या नहीं चल रही।
ओके, तो इसमें अलग अलग लेवल की अलग अलग कमेटीज होती है, फिर उन कमेटीज को कैसे बनाया गया देख लो। राज्य सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, और लोकल बॉडीज क्योंकि पंचायतों को शामिल किया गया है तो 3 सदस्य पंचायत के होते हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति के 2 सदस्य होते हैं और कम से कम 1 महिला का होना जरूरी है उसमें, है ना, महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। चले, तो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स और फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स, तो वही है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी, दोनों के इसमें प्रोविजन है, ये बात हम याद रखेंगे। चलो, और क्या है कहानी में, तो 4 प्रकार के अधिकार है, वही खेती योग्य अधिकार है जिनको हमने शीर्षक अधिकार बोला है कि अधिकतम 4 हेक्टेयर की भूमि पे मिलेंगे बच्चा। दूसरा आपके उपयोग के अधिकार है, वही आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस को कलेक्ट कर सकते हो। राहत और विकास का अधिकार है, किसी को अगर वहां से बेदखल किया जाता है तो, है ना, ऐसे जब चाहे हम किसी को भगा नहीं सकते। और वन का प्रबंधन का अधिकार, 4 प्रकार के अधिकार है बच्चा, क्योंकि हमने फॉरेस्ट एरिया के मैनेजमेंट और कंजर्वेशन की भी बात की है। तो 4 प्रकार के राइट्स है, शीर्षक अधिकार, उपयोग के अधिकार, राहत और विकास के अधिकार और वन प्रबंधन के अधिकार, अगर पूछ ले तो ये 4 प्रकार के अधिकार है। बोलो, ठीक है, 4 अधिकार है बच्चों। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूं, एक प्रश्न पूछने वाला हूं, प्रश्न का जवाब दीजिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत नोडल एजेंसी कौन है? कौन इन सारे मामलों को देख रहा है? नोडल एजेंसी कौन है, नाम बताना एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के। नोडल एजेंसी कौन है? नोडल एजेंसी के बारे में बताओ मुझे। जनजातीय आयोग नहीं बच्चा, मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। हाँ, MOTA है, मोटा, मंत्री परिषद। देखो क्या क्या बोल रहे हैं, मंत्री परिषद, हाँ भाई मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री ना आ जाए इसमें, मंत्री परिषद, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अच्छा, आयोग नहीं, मंत्रालय है, मंत्रालय है, याद रखो। फिर नेक्स्ट आया हमारा कोस्टल रेगुलेशन जोन आए बच्चा। देखो ये थोड़ा लंबा है, 15 मिनट में होगा या नहीं होगा, आई एम डाउटफुल। 15 मिनट में होगा क्या ये? हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा बच्चा, है ना, 15 मिनट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझो, इसकी कहानी भी समझो। हो जाएगा, थोड़ा सा फोकस रहना, 15 मिनट में इसको करते हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या है, CRZ क्या होता है, कहानी समझो बच्चा। भारत के पास एक लंबी कोस्टल लाइन है, आपको पता है, उधर गुजरात से शुरू होती है, वेस्ट बंगाल तक है, और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर लक्षद्वीप भी हमारे कुछ द्वीप है। तो कोस्टल एरिया, दुनिया के बहुत सारे कोस्टल एरिया पे बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, और भारत की भी एक बड़ी आबादी तटीय क्षेत्र में रहती है, ये अपने को पता है। और तटीय क्षेत्र पारितंत्र के दृष्टिकोण से भी बड़े महत्वपूर्ण है, मैंने आपको दिखाया था ना, सी ग्रास, सी वीड्स, कोरल्स, मैंग्रोव्स, सब दिखाए हुए मैंने आपको। हाँ, और कोस्टल एरिया भी क्लाइमेट चेंज के प्रति काफी वल्नरेबल है, मैंने बोला जरा सा भी सी लेवल राइज हो जाएगा तो कोस्टल एरिया काफी हमारे क्या हो जाएंगे, वल्नरेबल हो जाएंगे। कोस्टल एरिया में हम जान रहे हैं नए नए हमें खनिज भी मिल रहे हैं, तो कोस्टल एरिया पे बहुत सारा माइनिंग भी हो रहा है, उस माइनिंग से भी पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो सकता है। तो अल्टीमेटली, है ना, फिर सोचा गया कि एक काम करते हैं, कोस्टल एरिया पे जो हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल किया जाए, और कोस्टल एरिया के रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम बनाए जाए। तो उससे संदर्भ में कोस्टल एरिया में गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, है ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए गए, उनको हम बोलते हैं CRZ, तटीय विनियमन क्षेत्र, कोस्टल रेगुलेशन जोन। बोलो, कोई समस्या? कोस्टल रेगुलेशन जोन है बच्चा, ये CRZ है, CRZ है बच्चा, CRZ। बताओ, समझ गए CRZ को? तो तटीय क्षेत्र में हम अपनी गतिविधियों को कैसे हैंडल करेंगे? 2-3 टेक्निकल शब्द है, उसको समझ लो। एक होता है हाई टाइड लाइन, एक होता है लो टाइड लाइन। ज्योग्राफी पढ़े पढ़ाए बच्चे, मुझे पता है, मना मत करना। तटीय क्षेत्रों में जब ज्वार की गतिविधियां होती है और ज्वार का जल या समुद्र का जल जहां मैक्सिमम पहुंचता है, ये आपका स्थलीय भाग है, इधर समुद्र शुरू हो गया, यहां जहां मैक्सिमम पहुंचता है, इधर का जल मैक्सिमम कहां तक पहुंचता है, यहां तक पहुंचता है, इसको हम बोलते हैं उच्च ज्वार रेखा, हाई टाइड लाइन, उच्च ज्वार रेखा होती है। और जब वो पीछे लौटता है तो मैक्सिमम कहां तक पीछे लौटता है, उसको हम बोलते हैं बच्चा लो टाइड लाइन। दिस इज लो टाइड लाइन, निम्न ज्वार क्षेत्र। और इस हाई टाइड लाइन और इस लो टाइड लाइन के बीच का जो क्षेत्र होता है, उसको आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इंटर टाइडल जोन बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है इसको? इंटर टाइडल जोन है, अंतः ज्वारीय क्षेत्र, अंतः ज्वारीय क्षेत्र पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है ये। और इसके पीछे फिर आपका ये स्थलीय भाग होता है, ठीक है। हाँ, तो यहां इस पूरे क्षेत्र के अंदर की गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र बनाए गए। तो आपको पता है 1986 का अधिनियम आई गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसके बाद हम पहली बार 1991 के अंदर, 1991 के अंदर पहली बार लेके आए थे कोस्टल रेगुलेशन जोन, तटीय क्षेत्र में हम गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बताया हाई टाइड लाइन क्या होती है। तो हाई टाइड लाइन क्या बताई मैंने? हाई टाइड लाइन से, इस अधिसूचना के अनुसार क्या कह रहा है, हाई टाइड लाइन से 500 मीटर तक का तटीय भूमि और खाड़िया, ज्वार नदमुख, बैकवाटर और नदियों के किनारों के 10 मीटर के क्षेत्र को जहां पर जल का उतार चढ़ाव होता है, वहां पर लागू होंगे कोस्टल रेगुलेशन जोन। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, 1991 में क्या बोला गया? 1991 में बोला गया हाई टाइड लाइन तो ये है बच्चा, ये वाली लाइन क्या है? हाई टाइड लाइन। इधर जितना समुद्री क्षेत्र है, ये इधर वाला पूरा इंटरटाइडल जोन हो गया, यहाँ खाड़ी होगी, है ना, जो भी होगा। और इस हाई टाइड लाइन से इधर चलना शुरू करो, इस हाई टाइड लाइन से इधर गए, और यहां सपोज करो हाई टाइड लाइन से 500 मीटर का क्षेत्र, मीटर बोल रहा हूं, किलोमीटर नहीं बोल रहा बच्चा, इस पूरे क्षेत्र में यहां से लेके यहां तक, यहां इस ओर चलेंगे हम 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल
लो टाइड लाइन से 12 नॉटिकल माइल, इस पूरे क्षेत्र में क्या लगेंगे, इस पूरे क्षेत्र में लगेगा कोस्टल रेगुलेशन जोन। यहां के बारे में 1991 में नियम बने, पढ़ा होगा ना, उनक्लोज, उनक्लोज पढ़ा होगा ना, ऐसे ये बेस लाइन होती है, यहां से 12 नॉटिकल माइल का क्षेत्र टेरिटोरियल सी, फिर 24 नॉटिकल माइल का क्षेत्र कॉन्टिग्युअस जोन होता है, 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ज्योग्राफी में पढ़ के आए होंगे, और इसके बाहर होता है हाई सी। ये सब पढ़ा है आपने, मना मत करना मुझे, सब पढ़ के आए हो, ज्योग्राफी हो चुका है आपका। तो हम कह रहे हैं इस 12 नॉटिकल माइल क्षेत्र से लेके और इस हाई टाइड लाइन से इधर 500 मीटर तक का क्षेत्र, और जो आपके नदी है, सपोज करो ये नदी भरी है, इस नदी से इधर 100 मीटर और इस नदी से इधर 100 मीटर, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये सब कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंतर्गत आते हैं। 100 मीटर नदी से था बच्चा, 100 मीटर नदी से था, नदी, नदियों के किनारों का 100 मीटर का क्षेत्र, ठीक है। और यहां पे 500 मीटर इधर, और ये सारा क्षेत्र आता है कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंतर्गत। बोलो 1991 में आया बच्चा पहली बार, ये 1991 की बात कर रहा हूं मैं। फिर समय के साथ साथ ये देखो पूरा समझ गए ना, 12 नॉटिकल माइल इधर, ये लो टाइड लाइन है, लो टाइड लाइन जल मिनिमम यहां तक पहुंचता है और मैक्सिमम यहां तक पहुंचता है हाई टाइड लाइन, फिर इसके पीछे का क्षेत्र हो गया 50 मीटर का क्षेत्र, फिर 200 मीटर तक का क्षेत्र, और फिर इधर 500 मीटर तक का क्षेत्र। बात समझ में आ रही है? एक और डायग्राम देख लो यहाँ पे, ये देखो ये लो टाइड लाइन है, मैक्सिमम जल यहां तक आएगा, हाई टाइड लाइन होगा, उसके पीछे 50 मीटर का क्षेत्र, उसके पीछे 200 मीटर का क्षेत्र, 500 मीटर का क्षेत्र, ऐसे समुद्र से इधर आ रहे हैं। बोलो ओके, दैट्स ग्रेट। फिर क्या हुआ, तो हाई टाइड लाइन लो टाइड लाइन मैंने बता दी, जब ज्वार चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल एक साथ लगता है, मैक्सिमम जल जहां तक जाता है उसको बोलते हैं हाई टाइड लाइन, स्प्रिंग टाइड, और फिर आप उसके साथ लो टाइड लाइन, मतलब मिनिमम कितना पीछे लौटता है उसको हम बोलते हैं लो टाइड लाइन। ये ज्योग्राफी वाला पॉइंट था, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइड, और आप जानते हो ऐसे पृथ्वी के चारों तरफ चांद घूमता है और फिर ये सन की पोजीशन होती है, स्प्रिंग टाइड बनता है और नीप टाइड, वृहद ज्वार और लघु ज्वार वाला ज्योग्राफी वाला कंसेप्ट है यहाँ पे। चलिए फिर क्या हुआ, 1991 वाले में हमने संशोधन किया साल 2011 में, समय के साथ साथ हम संशोधन करते रहे, डेवलपमेंट आगे होता रहा, हमारी जरूरतें बढ़ती गई। 2011 में हम कुछ लेके आए, 2011 में हमने बोला कि इस पूरे क्षेत्र को, ये जो हाई टाइड लाइन से 500 मीटर और उधर 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र, समझो बच्चा, ये समझो इसको, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ना, ये वाला पूरा क्षेत्र, इस हाई टाइड लाइन से इधर 500 मीटर तक का क्षेत्र और इस लो टाइड लाइन से इधर 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र, और कुल मिलाकर इस पूरे क्षेत्र को, यहां से लेके यहां तक के पूरे क्षेत्र को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, CRZ1, CRZ2, CRZ3, CRZ4, कोस्टल रेगुलेशन जोन 1, कोस्टल रेगुलेशन जोन 2, कोस्टल रेगुलेशन जोन 3, कोस्टल रेगुलेशन जोन 4, ठीक है, 4 क्षेत्र बना दिए हमने। ये लो, पहला CRZ1, ये लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के बीच का क्षेत्र है, लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन क्या है, ये लो टाइड लाइन, ये हाई टाइड लाइन, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला पूरा क्षेत्र है, इसको हमने बोला CRZ1। ये पारिस्थितिकीय रूप से काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, समझ गए, CRZ1 बोला इसको, देख लो। प्राकृतिक गैस की खोज और नमक के निष्कर्षण, नमक निकाल सकते हो, नेचुरल गैस को खोज सकते हो, उसके अलावा आप यहां कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। उसके बाद क्या बोलते हैं, कोस्ट लाइन, वे क्षेत्र जो कोस्ट तट रेखा तक या उसके निकट विकसित हुए हैं, अनाधिकृत संरचनाएं नहीं बनाई जाएगी और कुछ नहीं करेंगी, जो आपकी कोस्टल लाइन है। तट रेखा क्या है, ये तट रेखा है, इसके आजू बाजू में जो भी गतिविधियां हो रही है, यहां आप कोई ज्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं करोगे। CRZ2, फिर क्या है CRZ3, CRZ3 कहते हैं CRZ1 और CRZ2 के बाहर के क्षेत्र है ये, है ना, इसमें कुछ ग्रामीण और शहरी इलाके, सपोज करो किसी गांव के किनारे समुद्र लगता है, तो CRZ1 में कुछ नहीं कर सकते, CRZ2 में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उससे अंदर पीछे गांव की तरफ या शहर की तरफ का जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र में केवल कृषि से संबंधित कुछ गतिविधियां हो सकती है और कुछ पब्लिक फैसिलिटी, नहाने धोने की व्यवस्था, टॉयलेट वगैरह बना दिया आपने, बस इतना नहीं कर सकते हैं। फिर क्या है CRZ4, ये कहते हैं जो लो टाइड लाइन से आगे 12 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये CRZ4 है, ठीक है, CRZ4 है। इससे सटा हुआ यहाँ पे CRZ2 था, और ये वाला जो इधर वाला जो क्षेत्र है, ये CRZ3 है। बच्चा बताओ कोई समस्या, CRZ बोलो, CRZ का फुल फॉर्म है मेरे बच्चों, कहां रहते हो, कौन सी दुनिया में सो सो के जागते हो, सो सो के मत जागो, जिंदगी बहुत छोटी है, कंपटीशन बहुत तकड़ा है, साफ साफ लिख के रखा है कोस्टल रेगुलेशन जोन, पता नहीं तो क्या कहां, तो कैसा दिमाग लेके आए बच्चे, जो चीज 2 मिनट पहले बता दी वो भी याद नहीं रहती, फिर बोलते हो कि हमें सर सुनाते हैं कड़वी कड़वी, और क्या करो, तुम्हें लड्डू पेड़े खिलाऊं ऐसी हरकतों पे तुम्हारी, 2 मिनट पहली पढ़ाई हुई चीजें ही भूल जा रहे हो आप, ठीक है। ओके, CRZ1 2 3 4 कहानी समझ में आ गई आपको पूरी, चलो फिर साल आते हैं बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट बोली है ना, काफी प्रेशर आया यार, कोस्टल एरिया पे डेवलपमेंट करना है, हमें अपने बीच और तटीय क्षेत्र विकास करना है, टूरिज्म को ग्रो करना है, कोस्टल एरिया पे बहुत सारे रिसोर्सेज है भाई, कुछ तो करो। कमेटी बिठाई डॉक्टर शैलेश नायक की अध्यक्षता में, है ना, कि भाई बताओ और क्या कर सकते हैं ना, क्या क्या 2011 वाले में हमें कुछ और संशोधन करने हैं, थोड़ा विकास की भी बात करनी है। तो इस कमेटी ने साल 2015 में अपनी सिफारिशें दी है, और सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 2019 में फिर से नए संशोधन कर दिए। CRZ1 और CRZ आया था 1990, फिर 2011 में संशोधन, और फिर शैलेश नायक कमेटी, पूछ ले शैलेश नायक कमेटी किसे, कोस्टल एरिया के रेगुलेशन से संबंधित थी। अब 2019 में नए संशोधन हुए। ओके, संशोधन क्या है, बोला आधार क्या है, वही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, सारे मामलों को यही देख रहे, 2 बार संशोधन किए, कुछ संशोधन 2018 में हुए और कुछ संशोधन 2019 में हुए। फिर क्या कहा कि भैया सुन लो,
कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं, सरकार ने ये बोला। और बोला कि कोस्टल एरिया मछुआरा समुदायों और अन्य स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका की सुरक्षा के अलावा तटीय हिस्से समुद्री क्षेत्र की अद्वितीय पर्यावरण को संरक्षित और रक्षित करते हैं, तो हमें उन बातों का ध्यान में रखना होगा। देखो सरकार बातें क्या बोलती है और लिखती क्या है और करती क्या है, अभी बताता हूं मैं आपको। फिर इसने बोला जो सीआरजेड थर्ड था, थर्ड याद करो, सीआरजेड थर्ड कौन सा है, सीआरजेड थर्ड समझो ये वाला, कह रहे इसमें संशोधन करना पड़ेगा, है ना। सीआरजेड थर्ड ए, सीआरजेड थर्ड बी, और ये सीआरजेड समझो बच्चा, ये सीआरजेड थर्ड कुछ जगह तो ग्रामीण क्षेत्रों में है भाई, सपोज करो इसके पीछे कोई गांव है, और कुछ जगह यहाँ पे शहरी क्षेत्र है। समझ गए क्या बच्चा? भाई जैसे गोवा जाओगे, गोवा तो क्या है, गोवा शहर है, तो गोवा के तट के बाजू में जो है ये सीआरजेड थर्ड शहरी क्षेत्र है। बहुत सारे उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के गांवों से भी लगता है, तो वहां ग्रामीण क्षेत्र भी है। तो सीआरजेड थर्ड में देश के कुछ हिस्सों में ग्रामीण क्षेत्र है, कुछ हिस्सों में शहरी क्षेत्र है। बोलो, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में है, ये दोनों में है बच्चों। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए दो अलग कैटेगरी बना दी, जहां कोस्टल रूरल एरिया था सीआरजेड थर्ड ए और सीआरजेड थर्ड बी, समझो बच्चा, सीआरजेड थर्ड बी दो कैटेगरी बना दी। और बोला कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व क्या है बच्चा, 2161 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना, उनको तो हमने डाल दिया सीआरजेड थर्ड ए। और यहां हमने क्या बोला, हाई टाइड लाइन से 50 मीटर का क्षेत्र नो डेवलपमेंट, ये हाई टाइड लाइन है और ये लो टाइड लाइन है। इससे पीछे इसने बोला ये 50 मीटर तक का क्षेत्र नो डेवलपमेंट जोन घोषित करेंगे, किसमें, 2018-19 की अधिसूचना। जबकि नो डेवलपमेंट जोन का मतलब क्या था, यहां कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे विकास की। जबकि 2011 वाले में क्या बोला हुआ था, 2011 वाले में बोला हुआ था 200 मीटर तक आप कोई एक्टिविटी नहीं करोगे, जबकि 2019 वाले ने इसको घटा के कितना कर दिया, 50 मीटर। क्यों? सरकार का मानना है यहाँ पे पॉपुलेशन का ज्यादा प्रेशर है, उनको भी ध्यान में रखो, लोगों की आजीविका को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर ये आ गया हाई टाइड लाइन से 50 मीटर तक का क्षेत्र, दिख रहा है ना 50 मीटर, ये देखो 50 मीटर, पहले 200 मीटर तक का था, अब कितना कर दिया घटा के, सिर्फ इतने क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं करेंगे। पहले क्या बोला था, इस यहां से यहां तक कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे, अब इसको घटा के इतना सा कर दिया। बोला लोगों की आजीविका है ना, लाइवलीहुड है, गरीबी से बाहर निकालना है, सरकार की 500 जिम्मेदारियां है, थोड़ा विकास करना पड़ेगा, करो भाई। सीआरजेड थर्ड बी में क्या बोला, वो क्षेत्र जहां पे 2161 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम रहते हैं, वहां हमने, क्योंकि वहां पॉपुलेशन का उतना प्रेशर नहीं है, तो वहां हमने 200 मीटर ही मेंटेन रखा है। बात समझ में आ गया? चलो, फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स का मतलब वो कितना एरिया जहां पे विकास किया जा सकता है। तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स वह अधिकतम क्षेत्र जिसका निर्माण भूमि के एक भूखंड पर किया जा सकता है। तो पहले 2011 के अंदर फ्लोर स्पेस इंडेक्स को फ्रीज कर दिया गया था, कुछ नहीं करोगे। अब यहाँ पे कुछ विकासात्मक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे डी फ्रीज मतलब वापस से खोल दिया गया कि आप कर सकते हो कि मैक्सिमम कितने क्षेत्र पर आप वहां पे डेवलपमेंट कर सकते हो। निर्माण परियोजनाओं के लिए हमने फ्लोर स्पेस इंडेक्स को थोड़ा सा क्या कर दिया, सरल कर दिया, यानी कि हम कोस्टल एरिया पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को थोड़ा अलाउ कर रहे हैं। आगे बात समझ में? ये सीआरजेड चल रहा है बच्चा, ये लो। तो देश के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बहुत सारे गांव हैं। तो सीआरजेड 1, सीआरजेड 2, सीआरजेड 3, सीआरजेड थर्ड रूरल, उसको सीआरजेड थर्ड ए, सीआरजेड थर्ड बी, और ये हो गया सीआरजेड 4। कितना आसानी से और सरलता से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। फिर अस्थायी पर्यटन सुविधाएं बना सकते हो, कोई झोपड़ी बना ली है ना, कोई हट बना दी, जिसको हटाया भी जा सकता है ना, परमानेंट कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर आप नहीं करोगे, शौचालय बना दोगे, चेंजिंग रूम बना दोगे, पीने के पानी की सुविधाएं कुछ वहां पे एस्टेब्लिश कर दोगे, ये वाली प्रोविजन है इसमें। अब एक चीज और बोली कि जो सीआरजेड, समझो बच्चा, सीआरजेड 1 और सीआरजेड 4, यहां पे कुछ भी करना है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट है। और सीआरजेड 2 और सीआरजेड थर्ड, यहां पे जो भी कुछ करना है वो स्टेट गवर्नमेंट। समझ गए बात? बोलो, बताओ, समझ में आ रहा है सीआरजेड? बोलिए। 2011 के बाद संशोधन हुआ है ना, 2018-19 बता तो दिया, और क्या पूछोगे? तो कहता है सीआरजेड 1 और सीआरजेड 4 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इस वाले को स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे आपको करना है। फिर जितने भी द्वीप है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, वहां पर नो डेवलपमेंट जोन का एरिया कितना है, 20 मीटर है। प्रदूषण के लिए भी इन्होंने बोला अगर वहां पे कोई पोल्यूशन की एक्टिविटी हो रही है, तो उस पोल्यूशन की एक्टिविटी करने के लिए वहीं पे आप क्या करने की कोशिश करो कि आवश्यक सुरक्षा उपायों के अधीन उपचार सुविधाओं को वहां पे आप बनाओ, वहीं पे उसका रिसाइकिल करो, कलेक्ट करो, जैसे भी आप उसको करोगे। फिर इसने बोला देश के कुछ ऐसे क्षेत्र है जो काफी वल्नरेबल है, तो गुजरात में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, महाराष्ट्र में अचरा रत्नागिरी, कर्नाटक में कारवार, कुंडापुर, केरल में वेम्बनाथ, तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी, उड़ीसा में भितरकनिका, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, काफी संवेदनशील क्षेत्र माना गया है, तो उसको भी आइडेंटिफाई किया गया है क्रिटिकली वल्नरेबल कोस्टल एरिया के रूप में। चलो हो गया काम। कल हम पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स। ये पूरी पीडीएफ आपको मिल गई बच्चा, इस पूरी पीडीएफ को आप अपने पास रख लेना, नोट्स मेकिंग करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, 3 से 4 दिन में हम इसको पढ़ेंगे। स्ट्रेस मत लो, एक अच्छा कॉम्पिटिटर बनने के लिए, एक अच्छी तैयारी के लिए कंटेंट के दम पे ही लड़ोगे बच्चा। वो हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम वाली ढोल बजाने से कुछ नहीं होगा। एक तरफ बोलते हो हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम, और जब आपको उस पर लेवल पे लाने की कोशिश करो तो आपको तकलीफ होने लगती है, फिर आप तकलीफ भी करते हो, इतना कंटेंट इतना वो, तो कैसे लेके मैं आपके ऊपर, मेरे पास कोई झाड़ा है, झाड़ा समझ गए ना, आप लाओ अपनी मुंडी, उसके मुंडी पे पकड़ के मैं कोई मंत्र मार दूं और आप इंग्लिश मीडियम के बराबर आ जाओगे, ऐसा तो है नहीं, पढ़ के ही आओगे।
कोई फूंक मारने से नहीं होगा, कोई मैजिक नहीं होगा। पढ़ के ही आप उस लेवल को मैच कर पाओगे, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। रोते रहना वरना फिर। और पढ़ा रहे हैं तो चुपचाप पढ़ो। कल से मैं किसी की ये बात ना सुन लूँ, सर इतना कंटेंट, तो मैं यहाँ के कोई कव्वाली और यहाँ गाने नहीं गाए जा रहे, कोई महफिल नहीं है, यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। आराम से चुपचाप पढ़ लो, और जिसको तकलीफ है ना, फिर घर वालों को बोल दो भाई मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मैं तो इसको यूनिवर्सिटी का एग्जाम सोच के आया था, यहाँ तो बहुत पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, कल से किसी बच्चे के मुंह से ही मैं सुन ना लूँ, पहले ही बता रहा हूँ साफ साफ, कंटेंट ज्यादा है ना, है तो है, ये लड़ाई ऐसे ही लड़ी जाएगी, लड़नी हो तो लड़ो, वरना घर वालों को साफ साफ बोल के, कोई और भी बहुत सारे 10 ऑप्शन होंगे, समय है आपके पास। ठीक है, हाँ क्यों अपनी जवानी को खराब कर रहे हो? और क्या, 10 एग्जाम और होंगे आपके लेवल के, जो कम पढ़ाई से, कम प्रिपरेशन से आपकी लाइफ। अब आईएएस बनना है तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कल से किसी के मुंह से आवाज ना आ जाए, मैं पहले ही बता रहा हूँ। चलो, हाँ नोट्स मेकिंग करनी पड़ेगी भाई, है ना, नोट्स मेकिंग भी करनी पड़ेगी, पड़ेगी, इसका भी कोई इलाज नहीं है। आपके पास कोई इलाज हो तो निकाल लो, मेरे पास नहीं है कोई इलाज, नोट्स मेकिंग करनी पड़ेगी। अगर आप है ना, तो जो जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा। मत लिखो, जितना समझाया की पॉइंट लिख के चले जाओ, नोट्स मेकिंग भी करना पड़ेगा। ठीक है, कोई इलाज नहीं है भाई इसका, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बाय, टेक केयर।